पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग एक छोटे से मैसेज पर, जो कि कल रात को डाला गया था कि एक बैठक करनी है, वो बैठक इसलिए है कि जो भी कदम आगे बढ़ाया जाए वो आप लोगों के सुझावों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए कि किस प्रकार से करना है। बात सिर्फ एक भर्ती की नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ पर अलग अलग भर्ती के अलग अलग लोग हैं। पुलिस कांस्टेबल के लोग अलग हैं, जेईई के अलग है, पटवारी के अलग है, फॉरेस्ट गार्ड या पीसीएस के जो अलग अलग है। जो लड़ाई लड़नी है वो सिर्फ लड़ाई लोक सेवा आयोग के खिलाफ है, किसी विशेष भर्ती के खिलाफ नहीं है। अब जहाँ तक मैं आप लोगों को बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है उसमें जो धांधली हुई है उस संबंध में हमारे पास साक्ष्य आए हैं। नंबर 1 बात, तो इसलिए सबको बुलाया है कि जो वो साक्ष्य हैं वो हमने जो जांच समितियां उनसे भी साझा करना है और उस आधार पर जांच करवानी है। बात जांच करवाने की है और जो जांच होगी पहले जांच हो जाए, उसके बाद जो निकलेगा वो उसके बाद और डिसीजन आप लोगों के माध्यम से ही लिए जाएंगे। दूसरी जो पटवारी भर्ती है उसमें चलो इन्होंने रद्द करके दोबारा भी दे दिया है, पर पटवारी भर्ती में क्या सारे गैंग पकड़े गए? हमारे पास कुछ और चीजें हैं जो उन गैंगों से हटकर पटवारी में ही लिपटे वो दूसरी गैंग है, तो उन पर भी जांच करवानी है। एजेई में भी जो चीजें सामने आई है उस पर भी जांच करवानी है। और इसके अलावा जो पीसीएस का जो था, जो लोअर पीसीएस का था, उसमें जो चीजें सामने आई है वो भी है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि किसी एक विशेष भर्ती पे न जाकर पूरा जो सिस्टम है जो लंबे समय से एक करप्शन की जकड़ में है और उस करप्शन में ही काम कर रहा था, उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की बात है। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ अभी संबोधन इसलिए कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर हमारे सभी लोग पहुंचे हैं, तो आप लोग भी अपने सुझाव रखें और एक एक करके जो व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है खड़े हो, और आसपास आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है उसको भी साझा करें। उसके बाद जो लास्ट में जो एक निष्कर्ष निकलेगा उस आधार पर सभी डिसीजन लेंगे करना क्या है। और अगर जांच होगी, देखो मेन मकसद हमारा ये है कि जांच होनी चाहिए। जांच होगी, उत्तराखंड का युवा जैसी जांच चाहता वैसी जांच होनी चाहिए। ये नहीं है कि लीपापोती वाला काम चले। और वो आदेश आप करोगे सरकार को, वो आदेश आप करोगे जांच समितियों को कि इस प्रकार की जांच हमें चाहिए। अगर ये क्लू हमारे पास मिले हुए हैं तो इस पर जांच किस प्रकार की होगी वो आप लोग बताओगे। तो मैं वही कहता हूँ कि एक एक करके जो भी अपनी बात रखना चाहता है एक बार रखें, तो लास्ट में जो चीजें निष्कर्ष जो निकल कर आएगा उस पर फैसला सभी लेंगे। धन्यवाद। इन्होंने बोल दिया कि हमने क्लीन चिट दे दी है। देखिए क्लीन चिट की बात है, मैं अभी एसटीएफ से मिलकर आया हूँ, उन्होंने बोला हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। क्लीन चिट का मतलब ये है कि हमारे पास अभी तक कुछ नहीं था, इसलिए हमने बोला इसमें कुछ नहीं है। पर जब आप लोगों ने ये चीजें बता रहे हो, आप दिखा रहे हो, तो इस पे अब एक्शन होगा। तो एक्शन होगा तो पहले जांच होगी, उसके बाद रिजल्ट निकलना है या क्या होना वो जांच के बाद ही डिसीजन होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लीन चिट दे दिए तो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अखबार में आया ना कि इस पे हमने क्लीन चिट दी। अखबार में आने दो, अभी मैं मिल के आया हूँ लेट। अगर 15 मिनट हुआ हूँ तो वही तो था। अगर 15 मिनट लेट हुआ हूँ उसी काम में लगे थे। हम घुमा देना, इसमें नाम नंबर वो लिखो जो आसानी से ग्रुप बन सके या जिस प्रकार। बाकी मैं कहता हूँ यार कोई अपनी बात तो रखे सभी लोग। आ जाओ। हाँ बिल्कुल रखिए। नमस्कार सब लोग जो भी यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। थोड़ा जोर से बोलो। जोर से कोई नहीं वहीं से बोलो जोर से बोलो बस। जोर से भाई लोगों धन्यवाद करता हूँ जो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। आज मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, जेईई के जो अभी पेपर हुआ है तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई है, एसटीएफ के थ्रू आई थी। उन्होंने बोला था कि जो जेईई का पेपर आउट हुआ है उससे 30 से 35 लाख रुपए बोलियां लगी थी उसकी। तो उन्होंने जो जांच है वो एसटीएफ को ना देके एसआईटी गठित करी थी, उन्होंने उसको सौंप दी है कि तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर पटवारी का पेपर रद्द हुआ है तो ये पेपर क्यों रद्द नहीं हो रहा है? कुछ उसके नेक्स्ट डे अगले दिन क्या होता है, हमारे कुछ भाई बंधु यहाँ से जाते हैं, आयोग जाते हैं कि ये पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है भाई, ये पेपर रद्द नहीं होना चाहिए? लीपापोती वाले काम तो हम लोगों में से ही कर रहे हैं, कुछ भी जो
जो वहाँ जाके आयोग में जाके ये बोल रहे हैं कि रद्द नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में इसमें धांधली हुई है तो ये पेपर भी रद्द होना चाहिए। कि सेग्रीगेशन होगा, किस बेस पे सेग्रीगेशन करोगे भाई तुम? आयोग में अगर पेपर बंट रहा है, कोई अंदर का अधिकारी उसको पेपर को बांट रहा है, वो तो एक बोली लगा देगा ना भाई, कुछ जो डीलर होगा उसका, जो जानने वाला होगा बंदा, कि भाई तू मेरे को इतने पैसे ला के दे, बाकी तो तू देख ले जितना ऊपर से कमा। अगर मैं 35 लाख रुपए देने लायक सक्षम था तो मैं यहाँ पे 3 से 4 हजार रूम में छोड़ना रहता देहरादून में। पहली बात तो ये है। अब यूं कह रहे हैं कि नहीं भाई 3-4 लोग हैं इसमें जिनको पेपर दिया था कि जी यही का, ऐसा तो नहीं हो सकता 3-4 बंदों को ही पेपर दिया होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जांच होगी, अगर जांच के दायरे में ये भी आता है और इसमें लीपापोती वाले काम शुरू होते हैं तो ये पेपर भी रद्द होना चाहिए जेईई का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पटवारी, मकसद एक कि पटवारी रद्द कराना था, वीडियो रद्द कराना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर मेरा भी उसमें इंटरव्यू के लिए नाम है, मैं भी फिर से पेपर दूंगा। कुछ बंधु ये भी बोल रहे भाई बंधु कि नहीं भाई हम तो हमारी पढ़ाई छूट गई है, जिसका पहली बात तो उसमें 3 गुना बच्चे लेने थे, 3200 बच्चे ले रखे उन्होंने उसमें। 3200 लेने का मतलब ही क्या बैठता है, ये तो लॉलीपॉप थमा रखा है बच्चों के हाथ में कि उनके मान लो 200 बंदों के पास पेपर गया हुआ, 600 प्लस उन्होंने नंबर ला रखे हैं, तो 200 ही बंदे तो हैं, बाकी तो जो 400 बंदे मतलब 2600 बंदे हैं, वो तो उनको तो लॉलीपॉप दे रखा है उन्होंने। 3 गुना बच्चे लेने थे। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि 3 गुना 25 बेसिस पे लिए हैं कि एक नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? 100 थे, 200 थे, 300 थे। भाई ये 1700-1800 बच्चे बैठते हैं, 1200 बच्चे तो नहीं थे नंबर एक ही नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे उपस्थित। तो मेरा कहना यही है सिर्फ कि अगर इसमें भी धांधली हुई है और बच्चे सामने आते हैं, साक्ष्य आपके पास अगर उपलब्ध है तो जरूर एसटीएफ को दें। और अगर ये इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसको भी रद्द होना चाहिए इस पेपर को भी। अगर हम खुद बोल रहे हैं, हमारा भी सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू के लिए हमें भी कॉल है, हम फिर से पेपर देंगे, फिर से निकालेंगे पेपर। मैं बताता जाता हूँ थोड़ा। जो आपने कहा है अच्छी बात है। देखिए रद्द की तरफ अभी जो है रद्द आप कह रहे हो ठीक है। हमारे पास जो चीजें है हमारे पास चीजें वो जांच समिति को जाएगी, जांच समिति उस पर विवेचना करेगी और विवेचना हमारे और आपके अनुसार करेगी, जैसा हम चाहेंगे कि किस प्रकार से जांच होनी चाहिए जिससे कोई बच ना सके। उसके बाद अगर देखो बड़ी मात्रा में अगर चीजें मिलने लग गई तो वो स्वतः ही हो जाएगा, उसमें दिक्कत भी नहीं है। एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें, कुछ जो लोग हैं ना, लड़के जो वहाँ पे आयोग में थे, हमारा धरना चल रहा था एड इरिगेशन के लिए, उसमें 120 दिन प्लस हो गए हैं। तो उस टाइम यहाँ पे कुछ लोग दिख भी नहीं रहे थे आसपास, जब उनको बुला रहे थे कि भाई लोगों तुम यहाँ पे तो आ जाओ इरिगेशन के, समझ गया मैं। कोई नहीं आ रहे थे वहाँ पे। जो आयोग में पहुंचा हुआ बंदा था, उनको लग रहा था कि हमारा प्योर सिलेक्शन होना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि पद भी जुड़ जाएं और गलत लोग भी ना जाएं। जो जांच में निर्णय जो आएगा उस आधार पे हो जाएगा। कुछ फाड़ती लोग भी तो हैं कि नहीं हमारा। अरे यार देखो कुछ लोगों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है, सीधी सी बात है, नहीं तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो सही सीधी बात है। सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, ये है। अपने पे चलते जाओ, तुम्हें पता है ना अंदर से कि मैं सही हूँ, सही हूँ, ठीक है, बोलने दो, जो बोल रहे हो है ना। तो बोलते जाओ जो भी जिस भी सब्जेक्ट की आप अपना रखो हर भर्ती का। सबसे पहले सभी लोग मैं चीजों को थोड़ा बिंदुवार बताना चाहता हूँ। बिंदुवार इस प्रकार से मैं चीजों को थोड़ा बिंदुवार बताऊंगा। पहला बिंदु तो ये है कि अभी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उस पर एक गहन जांच होनी चाहिए, और गहन जांच ही नहीं, वो निरस्त होना चाहिए, क्योंकि आयोग के कार्य प्रणाली पर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। दूसरा एग्जाम जो पटवारी का होने वाला था, लेखपाल का होने वाला था अभी हाल ही में, चलो हाल फिलहाल आयोग ने उस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि एग्जाम कैंसिल किया गया है, डेट कैंसिल किया गया और आगे उसको पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी शुचिता को बनाए रखना आयोग की जिम्मेदारी है। उस पे पूरी तरीके से दबाव बनाना हम जैसे बेरोजगार लोगों का है। बॉबी भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो इस चीज को सुनिश्चित करिए
कि किस प्रकार से आगामी जो एग्जाम पटवारी का होगा उसमें 100% पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ में बिंदु नंबर 3, हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ज्यादा दिनों तक बेरोजगार कमरों के अंदर बंद नहीं रह सकते, इसलिए समांतर तरीके से पैरेलली एग्जाम भी होने चाहिए। आयोग जांच के नाम पे एग्जामों को लंबित ना कर दे, इस चीज का भी ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कई लोगों की उम्र ढल रही है, बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, उस चीज को इतना ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आप लोग सब समझदार हो, इसलिए पैरेलल में एग्जाम भी होने चाहिए। और किस प्रकार से हम आयोग पे दबाव बना सकते हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में और इन लोगों के नेतृत्व में, उसके लिए हम हर समझ तैयार रहे। जब हमें बुलाया जाए ऐसे ही हम गांधी पार्क में तैयार हो जाइए, किसी भी जगहों पे आने के लिए तैयार रहे। तो यही मैं कहना चाहूंगा, बाकी लोग भी हैं अपने अपना सजेशन देते रहेंगे। हाँ, एक बिंदु और रह गया। पूर्व में कुछ भर्तियां हुई है, क्योंकि मैं प्रवक्ता का खुद एप्लीकेंट था, मैंने एग्जाम दिया, कुछ नंबरों से मैं रह गया हूं, तो मैं चाहता हूं प्रवक्ता, एई, जेई जो एग्जाम पिछले कई सालों से उस व्यक्ति के अंतर्गत हुई हैं, उन एग्जामों की भी 100% सुचिता के साथ उन एग्जामों की जांच की कार्रवाई के लिए आयोग को बाध्य किया जाए कि वो अच्छी तरीके से जांच हो। यहाँ तक कि अगर उसमें सीबीआई जांच की अगर मांग करनी है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये जांच लोकल लेवल पे नहीं हो सकती, आपको अगर किसी की पराकाष्ठा पे शंका है, तो इसके लिए हमारा अधिकार हमें ये अधिकार देता है, हमारे आर्टिकल अनुच्छेद हमें ये अधिकार देते हैं कि हम सीबीआई जांच तक करवा सकते हैं। इस चीज के लिए दोस्तों खड़ा रहिए। धन्यवाद। पहले तो मैं सभी लोगों को मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा, जो जितने लोग भी यहाँ पर जो है आए हैं, और धन्यवाद देना चाहूँगा बॉबी पवार जी का, जो कि मतलब हर टाइम पे जो है हम जैसे बेरोजगार लड़कों की आवाज़ को सुनते हैं और सामने रखते हैं जो है। और हम सभी लोग क्या हैं, एक सिस्टम के पार्ट हैं, हमारी कोई नहीं सुनने वाला, पॉलिटिशियंस सब एक तरफ हैं, हम जो बेरोजगार लोग हैं हम ही एक साथ रहे, हम ही कर सकते हैं, हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। देखो, अब इस सिस्टम को चेंज करने के लिए जहाँ तक कि मेरा ये है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेपर लीक के मतलब 2 तरीके, अभी तक जैसे हम मतलब बाहर की जानकारी से हमें ये लगता है कि 2 तरीके से पेपर लीक हो रहा है। या तो मतलब अंदर वाला पेपर निकालता है, क्वेश्चन रटवाता है, लेकिन उससे भी डेंजरस बताऊं, मुझे ये लगता है कि जो अंदर गोले भरे जा रहे हैं ना, वो सबसे डेंजर चीज है, उसका पता नहीं लग पाता है। उस चीज को उजागर करने के लिए मैं बॉबी भाई से एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये सिस्टम में अगर चेंज आ सकता है, जैसे कि मतलब हमने अदर पीएससी के भी एग्जाम दिए हैं, जैसे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के दिए हैं, या किसी अदर जैसे यूपी पीएससी के दिए हैं। तो जैसे जीपीएससी में क्या है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं आता, क्या करते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो, ठीक है। ऐसा एक गुजरात में क्या है कि एक 5th ऑप्शन है नोटा का, नन ऑफ दीज। अगर तुमको कोई सा भी नहीं आता है तो एटलीस्ट उसको तो रंग के आओ, ताकि अगर उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा ना कि उसको क्या करेगा कि उसको, पहला तो ये ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि अगर तुम सपोज दैट, भाई हमारे लिए टाइम दो ना यार, हम भी तो तुम्हारे लिए टाइम दे रहे हैं। हमने क्या है, हमने तो 30 साल एज निकाल दी लाइब्रेरी में पढ़ के, मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हालांकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, और यहाँ पर जितने भी मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो हम टेक्निकल बैकग्राउंड वाले क्या है ना, हमारा पेपर एई जेई का हमेशा लीक हो रहा है, इसीलिए तो नहीं होता यार, मेरिट हर बार ऊपर ही जा रही है, ठीक है। और हमको क्या लगता है कि यार हमारी पढ़ाई में कमी रह गई होगी, हर बार यही सोच रहा है। जब चतुर्वेदी ने बोल दिया था कि 50-50 लाख रुपए में 35-35 लाख में पेपर बिक चुका है, ठीक है, तो अब उस पर क्यों नहीं जांच बैठेगी, उस पर जांच बैठानी चाहिए ना इनको भी। हम तो देखो यही का क्या है, मुश्किल से 10,000 लोग भरे थे, उसमें से भी आधे से ज्यादा तो बाहर के हैं, उत्तराखंड के 3,000 लोग हैं, अब वो 3,000 ढूंढ के भी नहीं निकलेंगे। हम जैसे हम आपका साथ दे रहे, आप भी हमारा साथ दो, क्योंकि हर एग्जाम कौन करवा रहा है, पीएससी करवा रहा है, यूकेपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। तो यूकेपीएससी, हम सब लोग जब उस पर दबाव बनाएंगे तभी जाकर के जो है ये चीज हो सकता है। और एक और चीज है कि सपोज दैट जब हम एग्जाम दे के आते हैं, यदि वही चीज, वही OMR अगर स्कैन हो जाए और वेबसाइट पे अपलोड हो जाए, तो सभी को पता चल जाएगा ना यार कि मतलब अब आगे रंगने का तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उनके पास।
वो भी आप स्कैन करके जो है हमारी अगर वेबसाइट पे अगर उसी टाइम पे अपलोड हो जाए तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और बात बाकी तो क्या है कि मतलब बॉबी भाई से यही बोलूँगा, पेपर रद्द कराना एक सॉल्यूशन नहीं है। पेपर रद्द ठीक है, अभी कुछ लोग, सबकी हमारी एक जैसे कंडीशन नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल टाइम फिक्स किया है कि घर का खर्चा कोई तो लोन लेके कर रहा है, कोई किसी से मांग करके कर रहा है, ठीक है। लिमिटेड खर्चा होता है, सबके पास पैसा नहीं। बहुत बुरी कंडीशन है, हमारे जानने वाले में बहुत, सबको तो गिना नहीं सकता। हमारे यहाँ पर ये कि मैं नौगांव से हूँ, तो अपना एक बंदा है, उसकी बेचारी उसकी मम्मी को पिछली बार जो कैंसर हुआ था, ठीक है। अब कैंसर हुआ, कैंसर से मम्मी मर गई, उसके बाद उसकी पूरा कार्यभार उसके भाई के ऊपर आया। अब क्या हुआ कि घर में खेती बाड़ी करने गया, खेती बाड़ी करते हुए उसका हाथ कट गया उसके भाई का, उसका राइट हैंड अब यहाँ से अलग काटना पड़ा। भाई तो वो रात दिन वो बंदा 2 बजे सोता था, 3 बजे उठता था। उसकी पुलिस ने उसका 1.60-1.65 बन रहा है। हमको लगता है कि वो सेफ जोन में, लेकिन अगर इस हिसाब से धांधलेबाजी हुई तो वो तो सेफ जोन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरी सभी लोगों से मतलब एक ही विनती है कि आप ही लोग जो है इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस पे दबाव अगर हम लोग बनाएंगे तभी जाकर के वो कुछ कर सकते हैं, हमसे बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है। और बॉबी पवार जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा हमको जो है मतलब हमारा क्या था कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पहले जो है बहुत बार नोटिफिकेशन आया था कि मतलब 400 पद खाली हैं। 2014-15 में लास्ट टाइम पे हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद कैसे अंदर क्या पढ़ा रहे, कौन पढ़ा रहा है, ये पता नहीं। सारे आई थिंक गेस्ट पे ही रखे होंगे उन्होंने, 15,000 10,000 पे काम चला रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया उस पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक। मेरा ये डाउट है कि प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक का कहाँ से आगे निकलना, तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर था, तो क्या उसमें मतलब लेक्चरर की पोस्ट भी इन्वॉल्व है या फिर वो प्रिंसिपल का अलग से पोस्ट निकल गई है? ताकि बहुत सारे लोग मतलब सोच रहे होंगे कि यार हम भी पॉलिटेक्निक लेक्चर की तैयारी करें, तो वो थोड़ा डाउट है, उसको अगर क्लियर कर दे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इसमें पता कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। थैंक यू सो मच। क्योंकि एकदम से उपलब्ध चीजें हो नहीं पाती, करने पड़ेगी क्या है। हाँ, बाकी यार अभी जब मैं पटवारी, हालांकि मैं पटवारी का पेपर तो मैं ऐसे ही देने गया था, ठीक है। अब मैं पटवारी का पेपर देने गया तो एक बंदे ने सिर्फ 3 गोले किए हुए थे, बताओ 3 गोले किए थे। वो जो एग्जामिनर अंदर था उसने बोला कि बेटा आपने 3 गोले क्यों किए? मेरे को 3 ही आते हैं। भाई इतना कॉमन सेंस हर एक बंदे के पास है, जितना कॉमन सेंस हर एक बंदे के पास है कि 3 में तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो तुक्के मार के पूरा कर दे भाई। 45 तो क्वालिफाई है। हाँ 45 तो क्वालिफाइंग है। तो वो मतलब रॉयल फैमिली का लग रहा था देखने से। तो मतलब आप तैयार रहो कि अंदर गोले भरने वाले बैठे हैं, ठीक है। हमारे पास उसकी भी चीजें आ रखी है कि कैसे भरे जाते हैं, इसीलिए तो बुलाया है कि किस प्रकार की जांच हो, हमारे उसमें हो। उत्तराखंड के छात्रों के निर्देशन विभाग जो है उसमें उनके दबाव में जांच हो, नहीं इस पे तो बहुत जरूरी चाहिए, बहुत वो यार कोई आप अपनी बात रख सकते हैं। आगे आ जाओ थोड़ा। जोर से नमस्कार। पहली बात तो बता दूं, आप लोगों को मैं आज तक कभी भी किसी आंदोलन में नहीं आया, सही बात। रूम में दुबका रहा ये सोच के कि यार बॉबी भाई कर लेगा या कोई तीसरा कर लेगा या कोई और कर लेगा, लेकिन अब सर से पानी निकल चुका है। आप लोगों को बताइए, तो मेरी सबसे पहले 2 या 3 मांगे हैं जो बिंदुवार ये हैं कि सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, मतलब बेरोजगार संघ के माध्यम से, कि इवन जो पटवारी का पेपर है इससे पहले हमारी पहली मांग ये होनी चाहिए कि सख्त से सख्त नकल रोधी कानून आए। सबसे पहली बात मानते हो इस बात को, इवन 12 तारीख का पेपर भी इस नकल रोधी कानून से ना छूटे, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि भाई अभी अगर 2-4 पेपर हो गया हमारे पास बचा क्या, फिर हम कब से देंगे? आपको बता दूं 2018, 19, 20 से हम आंदोलन ही तो कर रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? अगर देखा जाए ओवरऑल हमारा ही तो हुआ। क्या हो रहा है? पेपर पीछे जा रहे, उम्र ढल रही है लगातार। तो सबसे पहली मांग तो ये रही हमारी बेरोजगार संघ के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन पेपरों को सारे जो ये नकल रोधी कानून है इसके अंतर्गत सारे पेपर आ जाइए, पहले बन जाइए जो कानून है। तुम जो भी करो, जैसा भी करो। दूसरी बात, हमें सबसे पहले हमारी मांग होनी चाहिए कि सीबीआई मांग की, क्योंकि आप लोगों को पता है SIT हो, STF हो, स्टेट की एजेंसी है, पूरा नियंत्रण है हमारी राज्य सरकार का। तो हमारी पहली मांग ये भी होनी चाहिए कि हमें सीबीआई जांच इस पर बिठा दो कैसे भी करके आप लोग। और दूसरा, साथ में हमारे एग्जाम भी होते रहे, क्योंकि भाई हम तो फ्रस्ट्रेट हो गया रूम पे बैठ के पढ़ के। सही बात है। कब तक होगा ऐसा कि रद्द हो, फिर एक नई डेट आए, फिर से रद्द हो?
भाई आप लोग यहाँ पे बैठे हो, वीडियो का पेपर हम चौथी बार दे रहे, देखा जाए तो चौथी बार देंगे। अब 16 में दिया, फिर रद्द हुआ, 20 में दिया, अभी 22 में दिया, रद्द हुआ, फिर से देंगे। अब इसके बाद पटवारी का भी वही सीन है, फॉरेस्ट गार्ड का भी अभी दूसरी बार देंगे, पहले भी हुआ था। तो सब में यही चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, 2-3 पॉइंट यही है मेरी तरफ से। मैं ये कहूँगा बेरोजगार संघ को, एक तो आप सीबीआई जांच की मांग करो, और दूसरा ये कि जितने भी पेपर है, 12 तारीख वाला जो पेपर है, इससे पहले आप जो सख्त नकलरोधी कानून है उसको लाओ जल्दी, कैसे भी करके बस। और दूसरा, जो ये पेपर होते हैं एग्जाम जो सेंटरों में, अभी मेरा पेपर यहीं देहरादून में था, मैं सोच के ही परेशान हो गया था कि गाँव में जो पेपर होंगे, मैं उत्तरकाशी से चूंकि बिलोंग करता हूं, तो ऐसे जगह पे सेंटर पड़े हैं जहां पे कि अभी तक रोड, बिजली तक नहीं है। मतलब बिजली नहीं है, कहने का मतलब रोड तो है, तो वहां पे क्या हाल हुए होंगे। क्योंकि देहरादून में मेरा सेंटर यहीं पे था, तो वहां पे जब कक्ष निरीक्षक ने बोला बच्चों को कि हाँ भाई किसी के पास मोबाइल तो नहीं है, तब जाके 8 से 10 मोबाइल जमा हुए चेयर पे आके। अब बताओ आप लोग क्या हालत हो सकती है ना। ये भी सबसे पहले आयोग को सर्कुलर जारी करना चाहिए जहाँ पे भी सेंटर होते हैं कि भाई आप लोग क्या करो, जांच अच्छे से करो। दूसरी बात, कक्ष निरीक्षक की बात कह रहा हूँ मैं। वहाँ पे एक बच्चा मेरे पीछे, चूंकि शायद वो बच्चा खिरसू का था, वो बच्चा, उसने पूछा कक्ष निरीक्षक को कि सर यहाँ पे क्या भरना है। सच बताऊँ आपको, वो शायद 4th क्लास होगा या जो भी होगा, मुझे नहीं पता। वो गया आपके ऑफिस में मैडम को पूछने कि यहाँ बच्चा पूछ रहा है कि यहाँ क्या भरना। अब बताओ, कक्ष निरीक्षक किस लिए होता है? बच्चों को ये बताया कि भाई यहाँ कैसी गलती ये नहीं करनी है। अब उसको पूछा, उसको खुद नहीं पता। तो इस पे भी थोड़ा अच्छे से, मतलब आयोग की तरफ से या जो लोकसेवा आयोग पेपर करवा रहा है उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी हो कि आप एक तो वहाँ पे स्टाफ अच्छे से रखें और जांच अच्छे से हो। धन्यवाद। इधर कहाँ से बोल रहा है? मैं उधर कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ आए हैं, तो भाई सुनो सबसे पहले जो है मास्क देखो, मेरी बात सुनो। यूनिटी बनी है ना यहाँ पे, अगर हम लोग सब खड़े हुए हैं, मैं आप लोगों सबसे छोटा हूँ, कोई भाई को प्रणाम करता हूँ। एक बार बस, और कुछ नहीं। मैं आज तक किसी आंदोलन में नहीं किया। मैं स्पोर्ट्स कोटे से हूँ, ग्राफिक यूनिवर्सिटी में कोच हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं था। और जब ये दोस्तों की हालत मुझे दिख रही है, हमने खुद पुलिस का दिया है, सिलेक्शन हो रहा है हमारा, फिर भी हमारे दोस्तों की हालत इतनी दिख रही है हमें। बेचारे घर में यार उनका किराया तक देने के पैसे नहीं है यार, उनको खाने के पैसे नहीं है, कच्चे आलू खा रहे हैं यार। सही बताता हूँ, मैं अपने एजुकेशन की बात बताता हूँ, हमारे लौंडे, हमारे दोस्त लोग ऐसे हैं, ठीक है। आज यूनिटी बनी है, कोई इंसान हमारे लिए खड़ा है, कोई इंसान हमारे लिए लड़ रहा है, तो इसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आज तुम्हारे सामने पूरा सच्चाई तुम्हारे सामने है, OMR सीट की सच्चाई तुम्हारे सामने दिख रही, जितनी धांधियाँ तुम्हारे सामने दिख रही, अच्छे जो भी नेता थे सब तुम्हारे सामने दिख रहे, किसने कितना घोटाला कर रखा है। अगर इसके बावजूद भी तुम अंधे बने हो और एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हो, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर सब बोल रहे कि कल चलेंगे, धरने में चलेंगे, यहाँ 1% नहीं आएगा। तुम अपने अंदर ठान लो कि हम जो करेंगे वही सरकार का आंसर होगा, तो तुम्हारे अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम एक यूनिटी हो, यूनिटी में बन के रहो। अगर तुम खुद ही बिखर जाओगे तो वो फिर कुछ ही नहीं करने वाले, वो डेट पे डेट देते रहेंगे, खत्म हो जाएगी। आप लोगों से आधा ज्यादा क्या, हमारी एज तो है ना 22-21 की हमारी एज है, आप लोगों से आधा ज्यादा 27, 28, 29, 30 पे पहुंच चुके हैं। आने वाला टाइम देखो आप लोगों के, भाई हमारा सवाल है यार, हमसे देखो आप लोगों के घर में कितने परिवार है, उनके बारे में सोचो। आपके गाँव से लेकर कितने भाई लोग यहाँ आ रहे हैं जो होटलों में जॉब कर रहे हैं, रात का दिन काट रहे, फिर लाइब्रेरी के पैसे की फीस दे रहे, फिर अपना कुछ कर पा रहे गुजारा। बुरे हाल है मेरे भाइयों। आज कोई बंदा हमारे लिए खड़ा है, कोई हमारे लिए लड़ रहा है, तो एक यूनिटी बनाओ, हो सके जितना भी हो सकता है। मैं भाई लोगों को जब भी हमारे लिए डेट मिल रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पेपर एक ही दिया, कोई बात नहीं है, पर मैं यहाँ ये वादा करता हूँ जब भी हो तो मैं यहाँ हर टाइम प्रेजेंट रहूँगा। एक ऐसा रूल बना है डिपार्टमेंट के अंदर कि हमारा कुछ भी, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, ठीक है। हमारी सुनवाई तब होगी जब हम अब एक यूनिटी में रहेंगे, हम अपनी यूनिटी दिखाएंगे, ठीक है। ये पीठ पीछे बात करने से, घर के आगे बोलने से, ये सबके अंदर जितना टैलेंट है, सबके अंदर किससे ज्यादा पूरे सबके अंदर बराबर टैलेंट है, ठीक है। ये टैलेंट वहाँ काम नहीं आएगा, ये टैलेंट खुद के अंदर तब काम आएगा जब तुम अपनी यूनिटी दिखाओगे। अरे गवर्नमेंट डरेगी तुमसे यार, पर तुम अपनी यूनिटी में आओ तो सही। तुम पीठ पीछे अगर एक दूसरे की बुराई करो तो क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। आज तो इंसान हमारे लिए खड़ा है,
तो उनका सपोर्ट करो। वो भी हमारे लिए खड़े हैं तो उनका सपोर्ट करो। जहाँ वो बोल रहे हैं वहाँ जाएंगे। अरे ज्यादा क्या होगा, हमारे लिए कुछ करेंगे क्या लोग? कुछ ही नहीं होगा। मार पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, भविष्य तो सुधर जाएगा ना, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर जाएगा। ये तो नहीं कि बैंकर 22 का पेपर दे रहे हो और 18 का घोटाले का मामला सामने आ रहा है। 22 के पेपर 23 के पेपर की देने की बात कर रहे हो और 15 का मामला सामने आ रही है, उसकी ओएमआर शीट दिखाओ। है तुम्हारे सामने पूरा रिजल्ट है, दरोगा वगैरह जितने सस्पेंड हो रहे हैं सारे वो है। ठीक है, पुरोला साइड का लगा लो, एक से एक नेता यार तुम्हारे साथ के अपने घर के परिवार के अंदर गए। अब ये मैंने बोलना है खिलाफ लड़ा जाए, तुम खुद ही लगा लो, सब तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। सरकार के खिलाफ लड़ा जाए, जिस सरकार में लगातार ताबड़तोड़ तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे इन सरकारों के खिलाफ लड़ा जाए। इसलिए हम आज ये उत्तराखंड का बेरोजगार युवा यहाँ पहुंचा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ इनके सुझाव लेकर जो आगे की कार्रवाई करनी है, परीक्षाओं में जांच करवाने को लेकर सभी जो हमारे बिंदु रहेंगे उन बिंदुओं पर ये बैठक बुलाई गई है। ये एक आम बैठक है और इसमें सभी उत्तराखंड के बेरोजगार सभी जिलों ये उत्तराखंड के बेरोजगार युवा हैं, तमाम जहाँ तक ना ही कोई एग्जाम सही तरीके से हो पा रहा है। बिंदुओं को लेकर बात हो रही है और सरकार को चेताया भी जा रहा है। देखने वाले दर्शकों से किसी नेता के और दो भी भाई हमारे साथ है, इन्होंने हमको 2 या 3 बार, हम इनसे पहले भी मिले हैं। एक चीज जो सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि लोग जो है इनसे इतने है, हम 6 दिन से बाहर हूँ। हमको 50 बच्चे इकट्ठे कर पाना इतना मुश्किल हो रहा था और आज मुझे लगा यहाँ 50 भी नहीं होगा। और मैं देख के बहुत ही उत्साहित हूँ कि इतने सारे लोग आए इनके एक मैसेज पे, और हमको ये यूनिटी दिखानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा, मैं इस चीज में नहीं जाना चाहूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है, शायद सभी को पता है पटवारी में क्या हुआ है और उसके बाद जो वीडियो में क्या हुआ है। एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो शायद उत्तराखंड के बच्चे में जो एक चीज की कमी है वो है हम लोगों के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना, पॉलिटिक्स करना नहीं है। लोगों को लगता है मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे को बोल देगा कि अरे ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे अपने हक के लिए लड़ो, बाहर आओ। हमने अपना पीसीएस मेंस के लिए 3 बार पोस्टपोन करवाया है और पिछले 6 दिन से बैग लाइब्रेरी में रख के बाहर निकल के बॉबी भाई को कांटेक्ट में रहते हुए इधर उधर हम गए हैं। इन्होंने हमको कोऑर्डिनेट करा है कि कैसे हमारा काम हो सकता है। मैंने ग्रुप सी के बच्चों को लाइब्रेरी में जाके मैंने उनको समझाया बाहर निकलो, हम टोटल 10,000 है, तुम लोग 1 लाख से ऊपर हो, लेकिन कोई भी बच्चा बाहर आने के लिए उनको लगता है कि इसका तो मेंस है, अपने मेंस के लिए ले जा रहा है। और कल जब डेलीगेशन वहाँ मिला है, चेयरमैन साहब से मिला, इन्होंने बोला है कि एक बार आप मिल लो, अगर काम नहीं होता है फिर हम रोडों पे आएंगे। कल इनके मार्गदर्शन में बच्चे गए वहाँ पे, उन्होंने पोस्टपोन करा है लेकिन जांच अभी नहीं हुई है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे शासन, प्रशासन और सरकार जितना हम सोचते हैं उससे 1 कदम आगे सोचते हैं। उन्होंने पटवारी को इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट तक नहीं करा है कि यहाँ पे पटवारी का पेपर लीक हुआ है। एक अंदर से एक तुगलकी फरमान बाहर आता है कि 12 फरवरी को एक पटवारी का एग्जाम होगा। आप इस चीज को समझिए, वो बच्चे को मौका ही नहीं देना चाहता है कि इवन वो लाइब्रेरी के बाहर भी आए और तुम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते ही रह जाओगे। यार मैंने उत्तराखंड का एग्जाम नहीं दिया, मेरा पहला और शायद मुझे लग रहा है अंतिम ही एग्जाम होगा ये, क्योंकि यहाँ जो है ना, यहाँ के एग्जाम में पढ़ने से आप अपनी जिंदगी आसानी से बर्बाद कर सकते हो। नौकरी लगने के बाद भी आपको 6 साल बाद घर बिठा सकते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन में कमी की वजह से वो कैंसिल हो गया। किसी बच्चे ने अगर ईमानदारी से कोई एग्जाम दिया है और वहाँ पे धांधली हुई है और उसको बाद में घर बैठना पड़े, ये गलती उसकी तो नहीं है। अगर कल या परसों 20 दरोगा सस्पेंड हुआ है, अगर उनकी जगह ईमानदार गए होते जिनको उस टाइम मौका नहीं मिला, तो ये गलती तो उनकी नहीं है ना। हम क्या कर सकते हैं? एक मध्यम वर्ग परिवार से आने वाला अभ्यर्थी क्या कर सकता है? वो पढ़ाई कर सकता है, वो अपनी मेहनत पे भरोसा कर सकता है, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग सिस्टम कैसे काम करता है वो डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर तुम अभी ये हक के लिए आगे नहीं आओगे, मैं पीसीएस अभ्यर्थी, मेंस अभ्यर्थी हूँ, हमारे साथ ऐसे भी व्यक्ति जुड़े हुए जिन्होंने 2005 में भी यहाँ मेंस लिखा है। सोचो 2005 में भी वो लड़े हैं और आज भी उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। सोचो आने वाली जनरेशन 2030 में भी अगर उन्हीं चीज के लिए लड़ना पड़े तो हमारा कोई पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का अभ्यर्थी हूँ, मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, लेकिन जितना पॉलिटिक्स
और कॉन्स्टिट्यूशन पिछले 5-6 महीने में समझ में आया, उतना मुझे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में समझ में नहीं आया। आप मंत्री के बाहर जाओ, आपको घर के बाहर जाओ तो आपको पता लगता है कि अभी भी वो मतलब एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ है कि हम बाहर बैठे हुए मंत्री जी आएंगे, 6 घंटे बाद आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं बाहर, हम बताओ क्या है। आप समझ रहे हो, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र खाली अखबारों में और संविधान में लिखित शब्दों में है, उसकी अभी जो भावना है वो अभी नहीं आई है। अभी भी जो चुन के जाते हैं वो राजतंत्र की तरह व्यवहार करते हैं। अब इस चीज को समझिए, आपको बाहर आना पड़ेगा। ग्रुप सी का बच्चा है, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने प्रधान के पास चले जाओ, वहाँ ज्ञापन देके तो आ ही सकते हो। जाओगे कुछ बाहर निकलोगे तो कुछ होगा, बाहर नहीं निकलोगे ये सोचेगा। आजकल क्या है, भगत सिंह सबको पसंद है, भगत सिंह के सब फैन है, लेकिन सोचता भगत सिंह कोई और बनेगा। वो भी भाई कब तक भगत सिंह बनेंगे, हम सबके कब तक बनेंगे, और वो भी तभी बन पाएंगे जब तुम सब लोग बाहर आओगे। अगर तुम आज, मैं ग्रुप में लाइब्रेरी में देखता हूँ ग्रुप सी का बच्चा 8-10 घंटे पढ़ाई करता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि 8-10 घंटे बैठ कैसे लेता है। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मुझे भी मतलब 3 किताबें आपकी हिंदी, लूसेंट और एक क्या बोलते हैं तो एक किताब और परीक्षा वाणी, 1 लाइनर। मतलब मैंने आज तक मुझे उस बुक को पढ़ते मुझे लगता है कि कैसे पढ़ लेते हैं। तुम्हारे अंदर अगर इतनी इच्छा शक्ति है कि तुम 6-8 घंटे 10 घंटे बैठ सकते हैं, पूरी रात बैठ सकते हैं, तो तुम क्या 1 घंटा बाहर आके अपना विरोध सरकार को ये जता नहीं सकते हैं कि अगर हम अंदर बैठ सकते हैं तो हम बाहर निकल के सरकार को ये जता नहीं सकते हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। बाहर आना पड़ेगा। सिस्टम में इतना दीमक लग चुका है, यूकेपीएससी की तो दीवारें इतनी अपारदर्शी है कि हम लोग जो है मंत्री के घर जा सकते हैं, लेकिन उस गेट के पार जाने में कल पहली बार डेलीगेशन अंदर गया। अब इस चीज को समझे, अगर तुम लोग बाहर नहीं आओगे और तुम सोचोगे ये तो जेई का पेपर लीक हुआ है, मेरा थोड़ी हुआ, ये एई का लीक हुआ। आप एक चीज को समझिए, एक ही संस्था जो है, एक ही संस्था सारे एग्जाम करवा रही है। एक ही अब यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस का मुद्दा नहीं है, एक ही संस्था सारे एग्जाम करवा रही है, और वही चेयरमैन आपके हैं, वही चेयरमैन हमारे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी सेम है। अगर आप बाहर नहीं आओगे तो पहाड़ का बच्चा जो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम यह है, जैसे यूपी और बिहार, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये लोग जो है, ये लोग रोड पे आके सबसे पहले, मैं कोई अहिंसक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताता हूँ, ये रोड पे आके अपनी बातें मनवाते हैं, समझ रहे हो। हम लोग को लगता है क्योंकि एक तो पहाड़ी बच्चा ऐसा है ना, हम लोग को गाँव से मिल जाता है खर्चा, ठीक ठाक एज तक मिल जाता है, किसी की परिस्थिति सही भी ना हो तो भी घर वाले दे देते। और दूसरा हमको ये लगता है कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी और का प्रॉब्लम है। बाहर आना पड़ेगा। सरकार जो है, सरकार 2 चीजों से डरती है, एक भीड़ तंत्र से डरती है, दूसरा उनको तब डरते हैं जब उनको लगता है कि हमारे वोट बैंक का। हमको एक चीज माननी पड़ेगी, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ भीड़ और लोगों की जो भावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग ही सरकार काम करती है। हमने पिछले 6 दिन से, मैं 6 दिन से बाहर हुआ, मेरा 7वां दिन है। 6 दिन से मेरे को बहुत सारे ने ये भी बोला यार क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ गया अब थोड़ी होगा पीछे। हमने बोला ऐसे पेपर ही देना नहीं है, 6 साल वेट कराए, 2 महीने और भी वेट कर लेंगे, लेकिन जो पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, हमारे पेपर में 7 पेपर लिखित होते हैं, उसमें एक हिंदी का होता है जिसमें 130 मार्क्स के 2 ऐसे आते हैं। हमारे लिए तो पेन ड्राइव की जरूरत भी नहीं है। बाहर आ गया, उसने बोल दिया कि एक महिलाओं के ऊपर ऐसे आ रखा है, एक इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर आ रखा है, 130 नंबर ऐसी हो गया, उसके लिए पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है। हम लोग बाहर निकले, हम लोग बॉबी भाई से मिले, बॉबी भाई ने हमारा मार्गदर्शन करा। शुरू के 2 दिन मुझे भी लगा शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये अंदर से जो जिसको बोलता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, मुझे लगा जो मैंने पढ़ा है अगर मैं उसको ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पे नहीं उसको उतार पा रहा हूँ तो मेरा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। एक चीज समझिए, आप बाहर निकलिए, आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर आपको नौकरी मिल भी जाएगी, कल जब अन्याय होगा आपके, देखो अभी मेरे ऊपर नहीं है तो हम सोचेंगे चलो इसके ऊपर हुआ है, कल आपके ऊपर होगा तो उस टाइम आपको ये चीज समझ में आएगी। हमारे जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप फेसबुक पे एक्टिव होए, आप ट्विटर पे एक्टिव होए, आपके आसपास अगर कोई प्रधान, एमएलए, एमएलसी या कोई वार्ड मेंबर है, आप उसको एक माहौल बनाइए। हमने पिछले 6 दिन में 40 विधायक के लेटर पैड पे लिखवा के लाए, तो सब वो अपोजिशन के भी है और रूलिंग पार्टी के भी है। तो आपको मूवमेंट बनाना पड़ेगा, और जब बॉबी भाई लीड कर रहे हैं तो आपको तो खाली पीछे से सपोर्ट करना है। आपके लिए देखो एक चीज, हम सब लोग जो है, हम सब लोग कहीं ना कहीं जाके हो सकता है सिलेक्ट हो जाए।
बॉबी भाई को ऊपर कितना पॉलिटिकल प्रेशर है ये आप लोगों को अनुमान भी नहीं होगा। इनकी डेली बेसिस पे कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको अनुमान भी नहीं होगा। आज हम इसलिए यहाँ पे खड़े हो पाए हैं क्योंकि बॉबी भाई यहाँ पे है। बॉबी भाई यहाँ नहीं होते तो अभी तक हमको भगा दिया होता बाहर। अब 6 आदमी इकट्ठे हो जाए वहाँ पे बाहर, आपको सरकारी तंत्र कैसे काम करता है आप सभी को पता है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप बाहर आइए, बाहर निकले, अपने हक के लिए निकले। इस बार एक आंदोलन जो है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। अगर एक बार सफाई हो जाएगी तो कम से कम संजीव चतुर्वेदी और हाकम सिंह जैसे आदमी जो है दोबारा से अगर कोई सिस्टम में होगा तो एक बार सोचेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, सिस्टम में दीमक हमेशा रहता है, लेकिन दीमक अगर इतना ही हो जाए कि वो पूरा ही फर्नीचर सड़ जाए, अगर थोड़ा सा सड़ा हो तो चले, लेकिन अगर पूरा ही सड़ जाए वो फर्नीचर दीमक की वजह से, तो ऐसे फर्नीचर की हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे फर्नीचर को घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सभी से निवेदन है, बाहर निकलिए, अपने अंदर एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है पॉलिटिक्स नहीं है। ये आप समझे एक चीज, अपने हक के लिए बाहर निकलो। पढ़ाई का हो, तुम्हारे बगल तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा लगता है कि जो गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाओ। यही लोकतंत्र में रहने का फायदा है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो शायद आप जो है आपको सही चीजें का पता नहीं है कि चीजें कैसे। सरकार तब सुनती है जब सरकार को लगता है कि ये बात जो है एक लोकतंत्र में भीड़ तंत्र आ गया। अगर 4 आदमी बाहर निकलोगे सरकार उनको मिलने का समय तक नहीं देती। अगर 4 आदमी के पीछे 100 आदमी खड़े हो जाए तो मंत्री भी अपना दरवाजा खोल देता बिना अपॉइंटमेंट में। समय की जरूरत तब पड़ती है जब 4 आदमी जाते हैं, जब भीड़ जाती है तो गेट अपने आप खुल जाता है। तो आप बाहर निकलिए, बॉबी भाई का सपोर्ट कीजिए। बॉबी भाई भी तभी आगे बढ़ पाएंगे अगर हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। अगर हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं ये सोचूंगा कि मेरा 23 फरवरी को अगली डेट आ गई। आप लोगों की कब आई है? आप लोग की आई है अप्रैल में। और एक चीज बताऊं, मैं 6 दिन से हम जा रहे हैं। मैं अपने साथ जहाँ मैं रहता हूँ आस पास ग्रुप सी के रहते हैं। मैं 4 लड़के बड़े मुश्किल से, वो भी शायद इसलिए आ गए कि मेरे कोई रिलेटिव है, 4 लड़के ले गया। जहाँ हम गए तब अगर हमारा ज्ञापन देखा होगा तो उसमें हमने पटवारी सारे एग्जाम उठाए हैं। मेरे साथ 4 बच्चे ग्रुप सी के, कल डेलीगेशन वहाँ गया ग्रुप सी का, उसमें एक भी बच्चा नहीं था। शाम को मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आपने हमारी बात तो रखी नहीं है मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला हमने सारे एग्जाम की बात रखी है, पर ग्रुप जी का बच्चा जब आगे आएगा नहीं तो हम तुम्हारी बात कैसे रखेंगे। मैं नहीं हूँ ग्रुप जी का, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता पटवारी लीक हुआ, लेकिन तुमको अंदर की चीजें पता होगी। लेकिन मैं मेंस के बारे में, पीसीएस के बारे में मैं चेयरमैन के सामने भी रिट पिटीशन नंबर तक बता सकता हूँ कि सर ये रिट लगी थी, इसमें इतनी धांधली हुई थी, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। शासन प्रशासन जो है वो फैक्ट पे चलता है, आपको तथ्यों के साथ बातें रखनी पड़ती है। तो आगे आइए, तुम्हारे पास कुछ भी चीजें हैं तो आगे लेके आइए। ये मत वेट करिए कि चलो बॉबी भाई जब उठाएंगे तो बॉबी भाई को जब तुम बताओगे तभी तो ये भी उठा पाएंगे। भाई जरा एक सवाल आपसे, क्योंकि पीएससी वाले कितने जो मेंस दे रहे हैं इस बार कितने हैं और नहीं, आज तक आप लोग कहाँ थे जब ग्रुप सी के जब आंदोलन हुए? आज तक आप लोग साथ में? अरे विवाद के हम आज भी साथ हैं, यूकेपीएससी के साथ भी और यूकेएसएससी के साथ भी, उनके खिलाफ आज भी उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला हुआ। लेकिन जब ग्रुप सी के एग्जाम्स हो रहे थे, उनका भ्रष्टाचार जब हो रहा था तो उस समय यूकेपीएससी वाले कहाँ थे? हमने बोला है कि एलटी में लेक्चरर में खूब पैसा चला है, यूकेपीएससी वाले हमको बोलते हैं कि भाई आयोग में कुछ नहीं चलता, तुम्हारे ग्रुप सी में चलता होगा, आपके आयोग में कुछ नहीं चलता। दूसरी चीज यहाँ ऐसे एक मिनट भैया, इनको बोलने दो 1 मिनट भैया। अरे इनको खत्म करने दो, फिर बोलना, इनको खत्म करने दो, इनको खत्म करने दो। 1 मिनट मैं इसको जो है मैं इसको पीसीएस, जेई, एई और क्या बोलते हैं ग्रुप सी का नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं ना ये बोलना ही चाह रहा हूँ, मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि बाहर निकलोगे तो हमारा काम होगा। ठीक है, मेरे तो पेपर की डेट 23 को आ भी गई है। ठीक है, मैं आज इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम इससे आगे जा भी नहीं सकता। ठीक है, मैं आज इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, हमारी यूनिटी रहेगी तो ही कुछ हो पाएगा। मैं खाली ये बोल रहा हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस एक लाइन लास्ट में, प्रशासन और सरकार ये तभी डरती है, तभी काम करती है जब भीड़ देखती है। आप बाहर निकलिए, बॉबी भाई को सपोर्ट करिए। जय हिंद।
पहले तो मैं बॉबी भाई जी का पहले तो मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि ग्रुप सी, पीसीएस या कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ नहीं है। बात करप्शन की है, बात लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आज ग्रुप सी भी जा रखा है, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आज टेक्निकल भी जा रखा है, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही पीसीएस भी जा रखा है। जो कमी है वो लोक सेवा आयोग के अंदर थी, उस कमी को कैसे दूर करे, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़े, ये सुझाव हम ले रहे हैं। और ठीक है, देखिए होनी चाहिए डिबेट, आपस में होनी चाहिए, पर जैसे भाई ने बोला, मैं तो ये समझता हूँ अपने आप की, कोई बच्चा भी होता है ना, खेलता हुआ बच्चा, अगर किसी के अंदर कलाएं हैं या कोई बढ़िया मतलब उसके अंदर ऐसी वो है क्वालिटी है, हमें बच्चे से भी सीखने को मिलता है। वो भाई साहब तो मेन से लिख रहे हैं पीसीएस का, 7 सब्जेक्ट मेंस लिखने पड़ते हैं, और उनका तो कल पोस्टपोन भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जाते अपना बैठ के अगले महीने पेपर देते। पर उनके अंदर दर्द है कि अगर अगले महीने भी हो गया, तुम 10 बार करवा लो, अगर सफाई नहीं हुई, अगर करप्शन को खत्म नहीं किया गया तो फायदा ही नहीं है। तो मेन मकसद हमारा करप्शन को खत्म करने का है। और अभी तक जो सुझाव आए हैं मैं नोट कर रहा हूँ, 2 सुझाव अभी तक बेहतर जो आए हैं, बीच बीच में मैं बताते रहता हूँ, और भी लोग सुझाव देंगे वो भी नोट करेंगे। सबसे पहले तो ये सुझाव आया है कि जब तक नकल रोधी कानून नहीं बनता तब तक एक भी परीक्षाएं नहीं होगी। सरकार को चाहिए कि वो 4 दिन के अंदर, हफ्ते भर में एक कैबिनेट बुलाइए, उसमें नकल रोधी कानून का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करें, और पूरे प्रदेश के छात्रों से भी सुझाव मांगे, पूरे प्रदेश के छात्रों से सुझाव मांगे किस प्रकार से हम नकल रोधी कानून को ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसमें सुबह सुबह हमारी चर्चा हो रही थी, तो हमने उसमें भी ये चर्चा करी कि नकल रोधी कानून में जो चीजें हो वो ये हो कि जिस प्रकार से बहुत बड़े मात्रा में, आपने अगर देखा यूकेसीसी में यदि 56 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो उसमें कम से कम 30-40% में उठाकर देख लीजिए सरकारी कर्मचारी जो जेल में गया वो है, वो चाहे पुलिस विभाग का हो, जुडिशियल विभाग का हो, एजुकेशन विभाग का हो, वो सारे लोग गए हैं। तो क्या नकल रोधी कानून में ये बात नहीं हो सकती कि भविष्य में कोई इस प्रकार की अगर सरकारी कर्मचारी लिप्त पाया जाता है, आरोप लगने पर उसे बर्खास्त किया जाए और पुष्टि होने पर उसे हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाए और उससे पूरी रिकवरी हो जिसमें उसने आज तक सैलरी पाई है। ऐसे बिंदु नकल रोधी कानून में आने चाहिए। नकल रोधी कानून में ऐसे बिंदु आने चाहिए कि जब कोई परीक्षा इस प्रकार जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, देखिए अगर भ्रष्टाचार है तो एकदम से हम इस पर बुलडोजर नहीं चला सकते, खत्म नहीं कर सकते। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, 5-6 सालों से कोशिश कर रहे हैं, और दिखा भी है कि कम हम कर सकते हैं और धीरे धीरे करेंगे। इसमें ऐसा एक ड्राफ्ट बनना चाहिए, इसमें बिंदु बनना चाहिए ड्राफ्टिंग में जो बनेगी कि भाई अगर कभी भी भविष्य में इस प्रकार की धांधली या पुष्टि किसी परीक्षा में होती है तो वह त्वरित न्याय का एक साधन होना चाहिए, उसमें त्वरित न्याय से समाधान होना चाहिए। और जो बच्चे किसी भी परीक्षा को दे रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस भर्ती देख लीजिए, पुलिस भर्ती में अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है, रद्द करना पड़ता है, दोबारा पेपर होता है, तो कम से कम आप ये देखिए कि जो जनरल ओबीसी 45 लाया है जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, SC ST 35 लाया है, उन लोगों की ही दोबारा परीक्षा हो। इस प्रकार के प्रावधान हमें उसमें बिंदु देने पड़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, नकल रोधी कानून एक बिंदु हो गया। सहमत है सभी? सहमत है। दूसरा बिंदु, हमारे भाई साहब ने बोला था कि नोटा चुनाव में तो होता है, नोटा OMR में होना चाहिए। अगर बच्चे के पास OMR है, कोई भी परीक्षा दे रहा है, A B C D 4 ऑप्शन है, E जो ऑप्शन होना चाहिए उसमें नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होना चाहिए। फिर जो ये करप्शन जो OMR अंदर भरी जाती है वो हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। ये 2 सुझाव अभी तक आए हैं, और इन 2 सुझावों पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ इसमें सहमत है, दूसरे में भी सब। तो इन 2 सुझावों पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तमाम बेरोजगार साथी मुहर लगाते हैं कि ये दोनों सुझाव रखे जाएंगे सरकार के सामने, और इसको करना पड़ेगा सरकार को जब हमारा और आपका दबाव होगा।
और इसके बाद जो भी सुझाव देना चाहते हैं दीजिए। सुझाव नोट होंगे, निष्कर्ष निकाल के ही जाएंगे। करना क्या है, अभी आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात करनी है, वहाँ भी अपॉइंटमेंट है। SIT के जो हेड है उनसे भी मुलाकात करनी है। बाकी CBI जांच का भी एक सुझाव आया था। देखिए CBI जांच का सुझाव आया था, तो देखिए CBI जांच भी है, हम मांग कर सकते हैं CBI जांच। पर जब CBI जांच की बात करते हैं तो मुझे थोड़ा ये डर है कि कहीं आयोग पे ताला न लग जाए, पूरा आयोग एक बार सील न हो जाए, कहीं परीक्षाएं रुक जाएं कुछ इस प्रकार। सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप लोग रखिए, स्वतंत्र है सब स्वतंत्र है। मैं कह रहा हूँ CBI का ऑर्डिनल जो है, सुनिए, CBI का जो ऑर्डिनल हमारे पास ये है कि हाई कोर्ट का जो सिटिंग जज होगा कोई भी, उनकी निगरानी में जांच समिति भी काम कर सकती है और चीजें आसानी से हो सकती है। CBI दिल्ली से उत्तराखंड कब पहुंची है मुझे नहीं पता सर। आज CBI आई हुई है और विंडलास जो सारी अरे प्रॉपर्टी पे तो दूसरे दिन आ जाती है। क्या विद्यार्थी लोग हैं जो देश का भविष्य है, जो नींव है, फाउंडेशन है, उसके लिए सरकार नहीं गठित कर सकती है। एक बात बताओ, इस पे विचार कर लेंगे। CBI या हाई कोर्ट होनी चाहिए, नहीं तो ये 2-2, 3-3 महीने में SIT और STF के भरोसे मत रहिए। अभी इनका न्यूज़पेपर आप लोग सब पढ़ते होंगे, उसमें क्या है कि STF ने दी हरी झंडी और जांच कर रही है SIT। तो आप देखिए कहीं पे आपको पता लग जाता है कि ये बात रही UKPSC, UKSSC, कुछ नहीं है। जब घोटाला करने वाला भेदभाव नहीं कर रहा आप लोगों को, आप क्या सोच रहे हो? ग्रुप B, ग्रुप C, कुछ नहीं है। करप्शन करने वाला भेदभाव नहीं कर रहा है, आप भी मत करो। और जो पेपर खरीदने वाले के नाम भी सार्वजनिक सबका, ठीक है। तो CBI मुख्य जांच होनी चाहिए भाइयों, मेरा ये नाम भी फोटो के साथ ये भी सुझाव है, ये एक बेहतर सुझाव है कि जो करप्टेड लोग हैं, देखिए अगर कोई बड़ी दुकान है तो अगर दुकान के पास ग्राहक ही नहीं है तो सामान किसे बेचेगा? सबसे ज्यादा यहाँ पर जो कसूरवार है, नाम बाहर नहीं दे रहे, जो इसका जिम्मेदार है, वो शायद वो व्यक्ति है जो 15 लाख का बैग उनके पास देकर आता है। अभी PDO, वन दरोगा, सचिवालय रक्षक, पटवारी, इन भर्तियों में जब पुष्टि हो चुकी है, जितने लोगों को चिन्हित किया गया है, उन लोगों के नाम सार्वजनिक सुनो, उन लोगों के नाम, पिता का नाम और एड्रेस सहित सार्वजनिक फोटो जैसे राजस्थान वालों ने करे ना अपने दुकान में दिए सारे नाम, ऐसे यहाँ भी करना चाहिए, उसके नाम दिए। जैमर का क्या करोगे, पहले दिन पेपर पढ़ा देंगे। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सुझाव लिख दिया है, और ये सबसे बड़ा तोड़ है। और मैं एक बात कह रहा हूँ भाई साहब, एक जो वार्षिक कैलेंडर की जो मांग थी वो बहुत पहले से हमारी चलती आ रही थी, 4-5 सालों से। बड़े मुश्किल से इस बार कर भी दिया था कि वार्षिक कैलेंडर है वो होना चाहिए, वो चाहे UKSSC हो या UKPSC हो, दोनों आयोगों को चाहिए या तो दिसंबर के महीने या मार्च के महीने एक कैलेंडर जारी करे कि जिसमें पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी हो, जो बच्चा खाली ना बैठे। सही बात। जो कम से कम ये ना देखना पड़े कि अब चुनाव आएगा तो वैकेंसी आएगी। इस प्रकार की जो एक परिपाटी बननी चाहिए। और हमारे बीच मसूरी से अभी नितिन भाई भी पहुंचे हैं, ये MP कॉलेज में अध्यक्ष रह चुके हैं मसूरी में। उनके साथ सहयोगी हमारे जो कैंतुरा जी, तो मोहन कैंतुरा जी हैं, और भाई साहब हिमांशु जी हैं, और खरोला जी हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।
राम कंडवाल जी हमारे बीच में है, जिन्होंने पुलिस भर्ती के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और इसमें साथ है। और मैं चाहता हूँ एक एक करके सुझाव जैसे अगर इन्होंने पेपर में मतलब अगर पैसे ले सकते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि पुलिस में पैसे न चले हो जिसकी नियत है। हमारे पास है ना, रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। बहुत सर, तो हम हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हमें पता भी है किसने दे रखे हैं, किसने ले रखे हैं, सब पता है। एक मिनट इधर आ जाओ। लो भैया बोलना, एक मिनट भाई, सुनो यार, एक एक करके सब पेपर में लिख। एक मिनट सुनो भाई। मेरा एक ही सुझाव है, मेरा ये है कि इन्होंने एनटी के पेपर में 12 क्वेश्चन डिलीट करे, लेकिन इनको पहले करना चाहिए कि 12 क्वेश्चन डिलीट करें, उनका आधार दें कि इस आधार पे करें, ताकि हम आगे उन क्वेश्चनों को पढ़ें और उनको गलत ना करें। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं उसी को दोबारा पेपर में दे रहे हैं। अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि जो हमने पहली बार पढ़ा वो तो हमने सही कर दिया, उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। अब उसका सही आंसर क्या है वो भी तो बताएं। तो उसका पूरा विवरण होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, उनका सारा डिटेल होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ से लिया, इसका आधार ये है और इसका आंसर ये है। ये तो मेरा सुझाव है। तय किया जाए कि कौन सी बुक मान्य है। हाँ, और एक लास्ट में कौन सी बुक का वो सही माना जाएगा। हाँ, और अगर एनसीईआरटी को बोलते हैं, कल के दिन ये नहीं है कि एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन सही है और आपके बोल रहे कि हमारे एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट दूसरे ग्रह से कहा नहीं जाते है ना। एक मिनट भाई, सुनो यहाँ कितने लोग हैं जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं? कोचिंग संस्थान चलाते हैं कोई यहाँ पे? कोई नहीं आया। तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यहाँ के बेरोजगारों को जागरूक कराएं इन चीजों के लिए? उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो बच्चे उनके वहाँ पे पढ़ रहे, कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनको बताएं कि भाई भ्रष्टाचार किस तरह से हमको खा रहा है। ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई जगह सिलेक्शन लिया है। ठीक है। 1 साल हो गया है कन्या सहायक की भर्ती को रगड़ते, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा है। उनको नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? उनको नियुक्ति देनी चाहिए। अगर क्लीन चिट मिली हुई है तो उनको नियुक्ति दो। दूसरी चीज कि आप सभी लोग, हम देखते हैं लाइब्रेरीज में कि आप तो 7-8 घंटे की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसी भी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर 16-16 घंटे लोग ग्रुप सी की तैयारी करते हैं। ठीक है। तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई लाइब्रेरी में बैठ के कुछ नहीं होने वाला, ये तो हमको सभी को पता है और इन्होंने भी बताया। तो जागरूक सभी हैं और जो काम कर रहे हैं, बेरोजगार जो संघ बनाया हुआ है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। काफी टाइम से पता लग रहा है हमको, तभी चीजें सामने भी आ रही है। तो मेरा यही कहना है कि इनका साथ दो, बाकी अपने आप ही अवेयर रहो चीजों से। और इतना ही मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एक मिनट अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं कि पहले परीक्षाएं कैसी होती, सुझाव ले लो। देखो मेरे हिसाब से आपका सुझाव लेना चाहिए। अंकल बीच में आ जाओ। रुको भाई, सुनो समस्त ध्यान से सुने। आज उत्तराखंड का बच्चा जिस हाल में है, जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, बहुत दुख है, बहुत दुखी हैं। बच्चे बेरोजगारी में जिस तरह से अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, जिस तरह से उनको भरमाया जा रहा है, जिस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य दिवस इस उत्तराखंड का बनना, उत्तराखंड के लिए, हम युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए बड़ा दुर्भाग्यजनक रहा। आज तक जितनी भी भर्तियां होती थी इससे पहले, 2000 से पहले, उसमें ये होता था किसी जो पेपर बनाते थे उनको नियुक्त किया जाता था, एक चैनल बनता था, उनको तब तक बाहर नहीं आने दिया जाता था जब तक पेपर नहीं हो जाता। उसमें लैंडलाइन हुआ करता था, वो भी बंद हो जाते थे और उनको वही ऑफिस में जब तक वो पेपर जब बच्चों के नहीं हो जाते थे, किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को, चाहे चपरासी हो, उनका खाना पीना रहने की सारी व्यवस्थाएं वही कर दी जाती थी। जब पेपर हो जाता था उसके बाद ही उनको छोड़ा जाता था, ये प्रक्रिया होती थी। लेकिन राजनीतिक माहौल में ऐसा परिवर्तन आया कि एजेंसियां बना दी गई, कभी नोएडा की, कभी गाजियाबाद की, कभी उसकी जिसने कमीशन दिया उसको दे दिया। ये परिस्थितियां 2000 के बाद की हैं। अभी मैंने यूपी में देखा, कहीं आया कि वो दरोगा है, 2 स्टार का भर्ती है, उसे बोला गोली भर, तो नाल के रास्ते गोली भरा, सोच लियो। आश्चर्य लगा। हम भी फोर्स में रहे, हमने भी नौकरियां दी, कोई पैसा नहीं दिया, बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी।
लेकिन जो आज प्रक्रिया बन रही है ये राजनीतिक षड्यंत्र है। आपके माध्यम से विज्ञापन निकाला जाता है, 100 आदमी की पोस्ट आती है, 20-25 हजार आदमी आवेदन करता है, बच्चा आवेदन करता है, वो जो फीस जाती है वो 100 बच्चों के तनख्वाह की 5 साल की व्यवस्था हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो 100 सिलेक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे जो भी हो, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेट अगर सचिव है तो उसकी पत्नी कहीं कुछ है, किसी का वो है भतीजा है तो किसी का कुछ है। आप जाके देख लीजिए, गौर से करिए। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, मैं IT और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने जानकारियां ली कैसे गुमराह करते हैं, शासन कैसे गुमराह करते हैं, कैसे ब्यूरोक्रेट और खादी और खाकी मिलकर कैसे देश को बर्बाद करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मांग रखो, वो जो अधिकारी जो कर्मचारी जो पेपर बनाता है उनको तब तक बाहर न निकलने दिया जाए, उनके सारे फोन सीज कर दो। अगर सच्चाई से चलते अगर आपका बच्चा अपनी बहन का फल पाना चाहते हो, ये दुनिया भर के ड्रामे कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। वो जो भी अधिकारी बनाए उनको नियुक्त हुआ, उसके बाद उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। 35 दिन बंद रहते थे, वो बिल्कुल गार्ड की सुरक्षा में रहते थे। और आज की स्थिति ये हो गई, उन्होंने कहा जी हाँ मेरा एक कोचिंग संस्थान वहाँ चलता है, मेरा वो एजेंसी से संपर्क है, 2000 से शुरू हो गया, 2002 के बाद बढ़ा है। और स्थिति आज ये हो गई है कि आप आगे अगर आपने देखा होगा विधानसभा भर्ती में कोई धामी के साथ फोटो खिंचा रहा है, कोई राजनेताओं के साथ फोटो खिंचा रहा है। अरे व्हाट इज दिस, क्या है ये? बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये बच्चों के पीछे क्यों क्या लगे? इनको रोजगार कब दोगे? हमने उत्तराखंड क्यों मांगा? हमारे बुजुर्गों ने, हमारी बहनों ने, बेटाओं ने अपना इसलिए बलिदान दिया कि हमारे बच्चे बेरोजगार भटके हैं। आप पैसे के बल पर यूपी बिहार और जैसे लोगों को लाके यहाँ पर थोप दो हम पर। आज भी देख लो, अगर रोजगार के सामने संविदा में ही आप देख लीजिए, बाबूजी संविदा में जाके देख लीजिए आप, कोई डायरेक्टर है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से, उसने अपने हाथ मिला कर रख दिया, उसने ड्राइवर अपने यहाँ का रखा हुआ। व्हाट इज, क्या है ये? क्यों हमारे बच्चे नहीं है? हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता। उत्तराखंड के बच्चे यहाँ पे रेडी वाले देख लीजिए, कौन उत्तराखंड वाला देखिए जरा। नहीं बर्तन हम घर में नहीं बांध सकते क्या? ये रेडी का लाइसेंस हमको क्यों नहीं देता भैया? नगर निगम हमें क्यों नहीं देता? लोग उत्तराखंड वालों को देना, वो उत्तराखंड के बच्चों को दे। सभी पढ़े लिखे नहीं है, सभी नहीं पढ़ा पा रहे। आज कोचिंग करने के लिए आप बच्चों कैसे कैसे कर्ज लेके, कैसे कैसे माँ बाप इधर उधर से भटक करके कर रहे हैं, लेकिन रो रहे हो, परेशान है। हमें खुद दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। बच्चों को देखता हूँ परेशान हूँ। अरे कितना कैसा करो, क्या कब तक करोगे? जगो। और ये जो आपसे एक निवेदन है मेरा, ये मांग रखो बाबूजी कि सारे अधिकारी जो भी चाहे जब भी पेपर हो वो अधिकारियों का पैनल बनाया जाए, उनको तब तक जब तो पैनल हो पेपर आउट ना हो जाए। और जरूरत नहीं है एक के बाद एक पेपर करने की, टाइम दो। क्यों आप ऐसा कर लो? आप पैसा खींचो, कांग्रेस वाला का दादा मैं तेरा करा दूंगा, बीजेपी वाला का राला मैं करा दूंगा, यूपी वाला करा मैं आ जाएगा। अरे तू क्या करा देगा भाई? तुमने दुकानें खोल दी, अरे रोजी रोटी है कि दुकानदारी चला रही? अरे बच्चों को रोजगार दो। हमारे मैं कह रहा हूँ पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तर बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, अरे यहाँ के बच्चे दिखाओ ना कहाँ नौकरी मिल गई। अब यूपी से ला रहे करें वहाँ का, हम यहाँ हमने वहाँ बाहर कोटा दे दिया। अरे क्यों कोटा दे दिया भाई? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या? आप दो बच्चों को रोजगार देने की व्यवस्था करो। और ये जो प्रोसीजर है इसको अपनाइए, इसके लिए हम मांग रहे हैं। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। मैं विनोद द्विवेदी एज पेरेंट खड़ा था, सिर्फ 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। जोर से बोलना, थोड़ा जोर। मेरा पहला निवेदन है कि अभी हमारे PCS के एस्पिरेंट यहाँ थे, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, और एक साथी यहाँ पर थे जो समूह गाँव वाले थे, उन्होंने भी कुछ उन्हें काउंटर किया। मेरा कहना यह है कि PCS वालों को अपॉइंटमेंट इसी आधार पर मिला क्योंकि समूह गाँव वाले बहुत एक्टिव है। PCS वालों ने जो लोग कल गए थे, बाई चांस मुझे उनकी आपस की बात जो सुनाई दी, उसमें वो इतने प्रफुल्लित थे कि उनका कहना था कि इस धरती में सबसे अच्छा आदमी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है। जो यहाँ पर भाई हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, कल ये बात हो रही थी या नहीं होती। वो कहते हैं इस धरती का सबसे अच्छा आदमी है। हमें तो गलत फहमी थी उस आदमी से संबंध में, और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं ओन करता हूँ कि उससे ज्यादा दूर इस धरती पे कोई है ही नहीं। और मैंने उसी समय कह दिया था, जैसे ही मैंने वो कॉल सुनी, मैंने ये कह दिया था कि आज शाम को जो ऑर्डर निकलने वाला है उसमें ये फरवरी के महीने की डेट देने वाला एग्जाम की। किसने कहा उस आदमी से कि डेट दो? ये डेलीगेशन किस लिए गया था? डेट पोस्टपोन कराने के लिए गया था क्या? बिल्कुल नहीं। अगर गया था तो बाकी सबके साथ
नाइंसाफी है। वहां पर कह रहे हैं कि अध्यक्ष ने कह दिया है कि सिटिंग जज की देखरेख में जांच होगी। अध्यक्ष कौन होता है? सरकार तो चाहती ही नहीं है, और अध्यक्ष तो उनका गुरु है। अध्यक्ष यहाँ की पैदाइश नहीं है, दिल्ली का भेजा हुआ है। दूसरी चीज, इन्होंने उनसे क्या पूछा कि जो इस समय जो महिला अभ्यर्थी हमारी पीसीएस में हैं, मेंस दे रही हैं महिला अभ्यर्थी, क्या उन पर जो अभी अध्यादेश महिला अध्यादेश लागू हुआ, क्या उन पर लागू होगा? क्या हमारे लोगों ने अध्यक्ष से पूछा? अगर पूछा तो उन्हें बताना चाहिए था। दुर्भाग्यवश हमारे विपक्षी नेताओं से भी किसी ने पूछा कि जिस विधेयक को आपने आंख मूंद के समर्थन दिया उसमें क्या लिखा था, वो भी बताने को तैयार नहीं है। सरकार तो गुमराह करेगी, विपक्ष भी गुमराह कर रहा है। वो मिले जुले हैं, वो खुलेआम कह के ये क्यों नहीं कहते कि जो एग्जाम चल रहे हैं उन पर वो लागू नहीं होता। अगली बात मैं बताता हूँ, हमारे जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, कृपया वो बताएं कि जो उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसमें 2 पेपर होते हैं रोज, 9 से 12 और 2 से 5। 9 से 12 वाले के लिए आपको कितने बजे वहाँ पहुँचना है? आयोग ने क्या कहा हुआ? कृपया अपनी एस्पिरेंट यहाँ पर थे अभी पीसीएस वाले, भैया से पीछे कहाँ गए? पीसीएस वाले बता दो यार। हाँ, अगर 11 बजे का पेपर होगा तो 9:30 बजे। 12 बजे का जो 9 बजे का जो पेपर है, कितने बजे पहुंचना वहाँ पर? 7:30 बजे। देखिए सुनिए, 2 पेपर हैं, दोनों पेपर के बीच में 2 घंटे का गैप है। एक हिस्ट्री का होगा, दूसरा ज्योग्राफी का होगा। माइंडसेट चेंज करने में समय लगता है। इनका कहना है कि सुबह 7:30 बजे आयोग के अंदर घुस जाओ 9 बजे के पेपर के लिए। आदमी 7:30 का अंदर का गया हुआ है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, और जब वो 12 बजे बाहर निकलता है फिर वो कहता है कि 2 बजे के पेपर के लिए 12:30 बजे फिर अंदर घुस जाइए। ये कौन सी नाइंसाफी है? ये इंसाफ है क्या? 2 पेपर कैसे दे देगा? चोरी तुम करोगे, अब भुगतेगा एस्पिरेंट। थोड़ा इस बात पे भी ध्यान दें, मेरे बंधु साथ चले गए, इस बात पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है। आखिरी बात, जो राजनीति होती है वो राजनीति पीसीएस के एस्पिरेंट्स के साथ भी हुई है, और वो उसका शिकार हुए हैं। उन्हें कैसे आयोग ने अपॉइंटमेंट दे दिया? उन्हें जो बेरोजगार संघ है इससे अलग क्यों कर दिया? वो बड़ी चीज हो गए। वो कहां से? वो जब एक संघ ऑलरेडी बना हुआ है उसी के नेतृत्व में अगर वहां पर जाते तो सभी का भला होता। पीसीएस को बड़ा, समूह को छोटा करने की कोशिश की गई है, जबकि पीसीएस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उसमें अधिकांश ऐसे होंगे जो समूह गांव वाली में 10 बार फेल हो गए होंगे। ये बड़ा बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एकता को भंग नहीं करना चाहिए। आगे जो पीसीएस और समूह का या ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्जाम हो वो एक ही बैनर के तले होना चाहिए। थैंक यू सो मच, सो मेनी सैल्यूट्स टू यू। आपके नेतृत्व में काम अच्छा हुआ है, आप ही के कारण से आगे बढ़ता रहेगा, ये हमारी कामना है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे जो अभिभावक गण होते हैं उनके मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमें चीजें पता लगती है कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। दूसरी बात, आपने अभी जो कहा है चीजें सामने आई है, भाई साहब दिखा रहे थे 500 जो क्या था आउटसोर्स से। अंकल ने भी कहा है कि आउटसोर्स में क्या चल रहा है उत्तराखंड में। ये मेरे जहन में ये सुझाव था और मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आउटसोर्स का जो यहाँ पर चाचा भतीजावाद जो ये फैलाया हुआ है, यहाँ पर देखिए मिडिल क्लास गरीब फैमिली का जिसका कोई कहीं पे कोई अप्रोच नहीं है उसको आउटसोर्स में नौकरी नहीं मिलेगी। ये कटु सत्य है। आउटसोर्स में कौन आ रहा है? नेता का, जिसके साथ नेता की अप्रोच है या बड़े अधिकारी की है। तो इसके लिए मेरे जहन में एक सुझाव है, अगर सही है तो आप लोग सब उस पर सहमति जताकर उसको हम अपने ज्ञापन में रख देंगे। मेरा यह सुझाव है कि आउटसोर्स भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जो विभाग के लिए हो रहा है, अलग अलग विभागों के लिए हो रहा है। हर विभाग के पेपर यूकेएसएससी यूकेपीएससी करवा रहा है। अगर आपको योग्य कैंडिडेट चाहिए तो जो उस परीक्षा में वेटिंग में रुके हैं
जो उस परीक्षा में वेटिंग में रुके संविदा में आउटसोर्स उन्हें लिया जाए, जिन्होंने मेरिट के आधार पर। यही होना चाहिए, पैसे देके अटैची देके ये वाला वो नहीं चलेगा। ये मेरा सुझाव है। अगर इस पे आप लोग सहमत हो तो इसको ज्ञापन में रखते हैं, है ना? बाकी विज्ञापन आना चाहिए। नहीं सही बात। आप कहते रहो, मेरा एक सजेशन है, जोर से बोलो। इसके बाद जो सबसे मेजर एग्जाम होने वाला है वो पटवारी का होने वाला है, उसके बाद मेंस होगा। पटवारी का पेपर आप देंगे, उससे पहले अगर नकल विरोधी कानून नहीं है तो उसका देने का कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है? अगर आप इसको दे रहे हो, ऊपर से फिर उसके बाद लीक हो गया, फिर क्या करोगे आप? फिर बौराड़ी जाओगे पेपर देने, फिर उत्तरकाशी जाओगे पेपर देने। इससे पहले ये जरूरी है कि नकल विरोधी कानून होना चाहिए, ठीक है? अगर ये कानून नहीं होगा तो फिर तो लीक हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाना चाहिए इसके रिगार्डिंग, और जब तक ऑर्डिनेंस नहीं आता है या कोई लॉ नहीं आता तब तक हम इस पेपर को नहीं देंगे। ये सबसे पहले नकल ये है ना, इसका विरोध होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो चेयरपर्सन है उनके बारे में एक राय है कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, IAS है, एथिक्स का पेपर देते हैं मेंस में, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जो एथिकल वैल्यूज होती है वो सारी होती है। इतना बड़ा स्कैम है, उनकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि ये पेपर लीक हुआ है? कोई स्टेटमेंट आता है, मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहा है। मुख्यमंत्री कौन होता है भाई? चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। और आप लोग यहाँ स्कैम पे धरना दिए जा रहे हो, उन पे ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि आप पब्लिक डोमेन में आइए और अपनी बात रखिए। ये बहुत ज़रूरी है इसलिए, और हर किसी को आपको ट्विटर पे एक्टिव होने की ज़रूरत है, यूट्यूब पे इसका विरोध करिए, ना कि ये कि थोड़ा इसकी चुगली कर दी उसकी चुगली कर दी। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे वुमेन सिर्फ 3 दिख रही है, 1 4 दिख रही है। बिल्कुल सही बात है। लाइव जितने लोग अगर देख पा रहे हैं इस वीडियो को, ये इस बात को जहन में उतारिए कि आप बात तो आप ये करते हैं कि समतामूलक समाज होना चाहिए, 3 1 4, और इतने लोग क्या है, ये कोई है इसके लिए? गर्ल्स को भी आना चाहिए और विरोध करिए इस चीज़ का। तो मैं इतना ही बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि महिलाएं जो हमारी छात्राएं हैं वो भी अपनी एक बात रख ले, कुछ सुझाव रख ले। क्या चाहिए कोई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंकल ने जो बात करी थी 30% वाली, उस जो जियो है उस जियो में साफ लिखा गया है कि जो ये आगे वाली भर्तियों में प्रभावी होगा। मतलब जो वैकेंसी निकलेगी उसमें तो PCS में तो रहेगी हमारी जो छात्राएं हैं उत्तराखंड की 30% से, और जो गतिमान भर्तियां उसमें तो रहेगी। ये चीजें हैं, तो उस पर देखिए आप लोग अपने विचार रखिए। मेरे हिसाब से थोड़ा खड़े हो जाए आप। इनको बोल सभी भाई बहनों को पहले तो मेरा प्रणाम है, ठीक है? भाई भैया प्रणाम। मतलब हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात होगी, ठीक है? यहाँ लड़कियां तो दिख ही नहीं रही है। पहली बात, लड़कियां कहाँ गई भाई हमारी? बहुत बहुत धन्यवाद भाई भैया, सच में आपके लिए जो आप हमारे लिए इतना कर रहे हो। अरे दिन रात हमने आंखें फोड़ दी है बैठ के, ठीक है? आजकल धूप इतनी अच्छी आती है, हम धूप में नहीं बैठते, ये सोच के कि निकल जाएंगे उसके बाद देखेंगे। और ये इतना बुरा हो रहा है हमारे साथ, अभी नहीं तो कभी भी नहीं जा पाओगे। भाई भैया प्लीज, हम आपके समर्थन में हमेशा खड़े हैं। जब तक आप साथ हो, हम CBI जांच चाहते हैं, चाहे पेपर कोई भी खत्म करो, हमें हमारे लिए आवाज उठा रहे आप, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जितने बार कॉल करोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जहाँ आप बोलोगे हम वहाँ रहेंगे। हमने दिन रात पढ़ाई कर रखी है, ठीक है? एक पेपर हम कितने बार पॉइंट से रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, पॉइंट से रहेंगे। लेकिन एटलीस्ट हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम उस लेवल पे तो पहुँच रहे हैं। भाई मेहनत कर रहे हो, पॉइंट से रह रहे हो, फिर से मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो होगा। लेकिन एक बार फेयर तो दो, रिजल्ट तो दो, फेयर तो दो। पढ़ाओ तो तुम ढंग से, तो जो तुम रिजल्ट बना रहे हो, पेपर बना रहे हो, 10 20 30 नंबर तुम्हारे डिलीट हो रहे हैं, क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। क्यों डिलीट हो रहे हो? तुम्हारे जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, पेपर बनाने वाले होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, कहाँ गए वो? मतलब कैसे कैसे बैठा रखे हैं तुम लोग? उनसे अच्छा तो ये बैठे हैं जो हमारे टीचर हैं, कौन से कोचिंग सेंटर में जो शनिवार को करवाते हैं, उस पेपर को हिला के दिखाए ना, वो 50 नंबर ला के दिखाए कोई बच्चा वहाँ पे, तब हम बात रखते हैं। आज ये लोग 90 नंबर लेके आ रहे हो, कैसे लेके आ रहे हो ये भी तो बताओ। इस तरह के
बच्चे से तो पूछो, दिन में जो लाइब्रेरी में बैठता है, रात को नाइट ड्यूटी देता है, उस बच्चे से भी पूछो। मतलब इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है और हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। अभी भी बच्चे बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में। मैं लाइब्रेरी में गई थी, मैं बोला था बच्चे चलो, कोई नहीं। यहाँ पे 3-4 लड़कियां दिख रही हैं, कोई मतलब कोई नहीं अपने लिए अवेयर हो रहे हैं। भाई आज नहीं जागोगे तो कभी भी नहीं जाग पाओगे। भाई आप हमेशा हमारे साथ हो, हम आपके साथ खड़े हैं। बस हमें सीबीआई जांच चाहिए और कुछ नहीं। हम पढ़ सकते हैं जब तक पढ़ सकते हैं। सभी भाइयों बहनों का नमस्कार। थोड़ा पीछे चलो। सभी भाइयों बहनों का नमस्कार। बॉबी भाई और राम कनवाल साथ आए थे हम। भाई सुन लो यार, जोर से बोलो। सुन लो भाई, सुन लो। भाइयों हम ना कांस्टेबल की भर्ती के लिए धरने प्रदर्शन पे आए थे। एज को लेके मांग की थी, सभी भाइयों के साथ थे हम आए। चलो ठीक है, अब एज हो गई, कोटे पे चल रहे हैं। एज तो निकल गई, वो ओबीसी का कोटा, SC ST कोटे पे चल रहे हैं। घर वालों की उम्मीद है चलो देहरादून गया हुआ कुछ तो पढ़ेगा। चलो पढ़ भी रहे, भूखे भी रह रहे, आलू की सब्जी भी खा रहे, ठीक है। अब पढ़ते पढ़ते कोई नहीं 1-2 घंटे पढ़ता। चलो पीसेस वाले है कि 5-6 घंटे पढ़ा, उनका सिलेक्टेड सिलेबस है, पढ़े। हमारा कोई सिलेक्टेड सिलेबस नहीं है, ना सिलेक्टेड बुक है। कभी BS ने की, कभी RS ने की, कभी परीक्षा वाले उत्तराखंड के 30 क्वेश्चन आने। अब 30 क्वेश्चन है ना, अब 30 क्वेश्चन है, रेल बना रखी, सिलेक्टेड ही नहीं है। पहले ग्रुप C था, UKSSC था, चलो भाई परमार भी पूछेगा, चंद भी पूछेगा, पढ़ लो है। UKSSC आया, इसने परीक्षा वानी हाथ में दोबारा से उठा ली, ठीक है। अब मुंह लटक गया, एज होगी, सब कुछ होगी। अब जितने भी लड़के आ रखे ना, ये कम से कम 200-250 मान लो, इससे ज्यादा 1 लाख बच्चे तो ये देख रहे होंगे कौन बॉबी पवार क्या बोलेगा शाम को है। पुलिस की भर्ती को लेकर रिजल्ट हो भी नहीं हो रही है, इसी उम्मीद में है। वो क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए, अरे बॉबी भाई गए हुए हैं, 5-7 लड़के आए हुए होंगे, चलो ठीक है हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ भाई, देखो भाई पुलिस की भर्ती की भी जांच हो, क्योंकि एज निकल रही है। धरना प्रदर्शन कराया बहुत दुनिया भर की। 28 साल की एज में लॉन्ग जंप मार रहे हैं, 5/4/1995 मेरी एज है, लगभग 27-28 कोटे पे चल रहा हूँ, लास्ट भर्ती है मेरी। 95 का फिजिकल था, टोटल मिला के 165 का स्कोर बन रहा है, ठीक है। लगभग मैं मान रहा हूँ सेफ जोन है, पर मुझे तो लगता ही नहीं। ऐसे हमारे भाई बंधु और भी है, पर यह है कि 95 का एज में फिजिकल एज 60 होगा 96 होगा 96 साल 4 नंबर रेस में कटेंगे, ठीक है भाई। इतना करने के बाद भी ये लड़के देख लो, इनकी मुंह की तरफ घुमा ले भाई, इनका मुंह लटक गया ऐसे पढ़ते पढ़ते। 16 घंटे मुंह लटका रहेगा ना, किसी चीज को खींचने से बढ़ता है। अब जो 16 घंटे मुंह ऐसे लटके रहेगा तो बढ़ना ही है। मैं तो ये बोलूंगा भाई, सबसे छोटी बात बोल रहा हूँ, जो पुलिस की भर्ती से ना बहुत लड़की को उम्मीद थी, 9 युवा भी इसमें थे, है जिसे 21-22 साल एज थी, सबके थे। और हमारे ऐसे बुजुर्ग तो हो ही गई है, शादी तो हो ली हमारी, वो तो गई। पर यह है कि एक उम्मीद थी पुलिस की भर्ती के लिए कि हो जाएगा यार, इसमें हो जाएगा। 3-4 साल पढ़ते हुए हो गए कि हो जाएगा। चलो पटवारी का देने गए, दूर से भरा, क्योंकि देहरादून में पता है हमें क्या होना है। दूर से भरा 4000 रुपए नाइट ड्यूटी करके, 4000 रुपए इकट्ठे करके पेपर देने गया, खत्म हो गए। अब घर वाले कहे क्या दे, पेपर रद्द हो गया। अब पता नहीं सरकार ने बोला है कि आपके लिए रोडवेज फ्री चलेगी, पेपर देने जाओ, जाते रहो बस, ये मतलब नहीं है। वो भी भाई पुलिस की वैकेंसी 1500 और निकलने वाली है, पेपर रिजेक्ट करवाओ उसका, ठीक है, कंबाइंड कर दो, दोबारा से फिजिकल दे लेंगे। को फिजिकल देने टांग मलते हैं, ऐसे करते हैं कि कल की दिन भाग लेंगे। दोनों वैकेंसी कंबाइन करके ना दोबारा से फिजिकल दो, एज भी बढ़वाओ भाई। सुन लो थोड़ा जोर से बोलो। अगर एज बढ़ जाती है, आप लोग भी आएंगे, जो इनकी एज पूरी होगी 1-2 साल और हो जाएगी, लगभग 30 साल एज हो जाएगी तो सही रहेगा। 1500 है, 1500 है, 3000 वैकेंसी है, पारदर्शी होगी ना तो 150 पे भी हो जाएगा, वरना तो 170 पे भी नहीं होता। अगर मुझे 27 साल एज होगी 2020 से मैं दिहाड़ी भी करता ना तो 5-4 लाख रुपए तो इकट्ठे कर ही लेता है। गया दिया हो गया, पर अब भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो वो भी भाई इससे बोलूंगा आपसे कि पुलिस की भर्ती के लिए सारे जो मुंह देख रहे हैं ना आप लोगों का, ये देखना चाह रहे हैं कि आप पुलिस की भर्ती को लेकर क्या बोल रहे हो। पटवारी इतनी जिम्मेदारी मैंने नहीं है। और लाइब्रेरी में बैठे हैं मेरे साथ लड़के, लाइब्रेरी में लड़के बैठे हैं, मुझे कोई बोला कि यार रमन भाई वीडियो बना के लाइयो कि वो भी भाई क्या बोलेंगे पुलिस को लेकर। सिर्फ इतनी बात, पुलिस की भर्ती से ना बहुत 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उसमें नए लड़के भी हैं।
भाई बोला वो क्या है धीरे धीरे सब 100% पे आपको कितना होता हम आए ना, आप आए अपने एक गांव में से एक भी आए बहुत हो। भाई बीच में मत बोलो यार। अगर पुलिस बोला ये पेपर रद्द हो जाए, पारदर्शी होगा। पुलिस का है ना, जो हमारे पास चीजें उस पर अच्छे से जांच हम करवाएंगे। ऐसा है ना, जो वैकेंसी आ रही है नहीं, उसके बाद निकल जाएगी चीजें। अगर लगेगा कि हाँ, अरे जो वैकेंसी आ रही है ना, जो वैकेंसी आ रही है उसको हो सकता है कि दोबारा से पेपर और कंबाइन कर दे। पॉइंट बोलो। थैंक यू। मैं बोला था 1 मिनट, कोई नहीं ऐसे बोल लो, ऐसे बोलो। थोड़े पीछे थोड़ा शांत हो जाना है ना, और थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। भाई सुन लो यार, ध्यान से सुनो। पटवारी परीक्षा जिस दिन हुई थी उससे 24 घंटे पहले आयोग को पता चल गया था कि ये परीक्षा लीक है। आयोग को पता चल गया था, लेकिन आयोग ने जानबूझकर ये किसी को नहीं बताया कि ये परीक्षा लीक है। उसने सारे बच्चों को जो है वहां बुला दिया अपने अपने सेंटरों में, ताकि इनके पैसे खर्च हो जाए, हमारी बेइज्जती ना हो। और उसके बाद जब एसटीएफ को खबर हुई तब जाके आयोग को जो है पता चला कि ये परीक्षा, तब आयोग ने बताया लोगों को ये परीक्षा लीक है। तो सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग को पता होने के बावजूद भी बेरोजगारों को जो है परीक्षा दिलवा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आयोग जो कह रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा होगी वो अप्रैल में होगी, पीसीएस की जो परीक्षा होगी वो जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगी, लेकिन आयोग ने अपने वहां पर गलती नहीं लिखी है कि हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे पेपर लीक हो गया। भाई आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, पेपर लीक आपसे हो रहा है और आप जो है सिर्फ पेपर आगे बढ़ा रहे हो। आपको कम से कम अपनी गलती माननी भी पड़ेगी, और वो गलती अगर आप मानोगे तभी जाके जो है आयोग का कुछ हो सकता है भला, लेकिन आप वो चीज भी नहीं करते हो। और रही बात उत्तराखंड पुलिस भर्ती की, तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती, अगर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक था, अगर आप पीसीएस को आगे बढ़ा रहे हो, तो भाई पुलिस भर्ती का भी आपको दोबारा से एग्जाम कराना होगा। और ये एग्जाम, और इसके हमारे पास जो भी है, जो भी चीजें हमारे पास, चाहे सबूत आप मान लीजिए, आप साक्ष्य मान लीजिए, जो भी मानिए, हम देंगे और इस परीक्षा को हम दोबारा कराने का बिल्कुल हम सोचेंगे। क्योंकि देखिए इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हमें जो है वो बच्चे भी फोन करते हैं, जिन बच्चों के अच्छे खासे नंबर है, 170 नंबर है, किसी के 166 नंबर आ रहे हैं, तो वो बच्चे भी कह रहे हैं सर देखिए एग्जाम हो तो फेयर हो। अगर पटवारी का एग्जाम, वो जो वहां पर बैठ रखा था वो दलाल, अगर उस दलाल अफसर कहूंगा मैं उसको, उस दलाल अफसर ने अगर जो है पटवारी का एग्जाम लीक कराया था, तो क्या पुलिस का छोड़ दिया होगा? क्या उसने उससे पहले के और एग्जाम भी छोड़े होंगे? नहीं छोड़े होंगे ना। तो ये सिर्फ उस निकम्मे आयोग की बातें हैं और इसका हमें संज्ञान लेना है। और आगे जो भविष्य में लड़ाई होगी, उस लड़ाई को लेकर आप सबको आगे आना है। क्योंकि यहाँ पर एक भाई कह रहा था कि अभी जो है पीसीएस का होता है मैटर, तो पीसीएस वाले लड़के चले जाते हैं, समूह गौ वाले होते तो समूह गौ वाले। और इसमें सच्चाई भी है, इसमें सच्चाई भी, आप बुरा मत मानिए, लेकिन जब हम पुलिस भर्ती का संघर्ष कर रहे थे तब सिर्फ पुलिस भर्ती वाले बच्चे आते थे और बाकी सब अपने घर में सोए रहते थे कि चलो यार इनको लड़ने दो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको निष्पक्षता से पेपर कराने चाहिए, पेपर कराने होंगे, तो आपको जो है निष्पक्षता के साथ मैदान में भी आना होगा। और इस मैदान में जब तक आप लोगों की ज्यादा संख्या नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, और इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो हम सबको एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा। एकजुटता के साथ आगे हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा, वरना पेपर देते रहो और फिर बाद में पेपर ये रद्द करते रहेंगे और आप लोग सिर्फ जो है यहाँ पर सिर्फ ऐसे हम खड़े होते रहेंगे। जिन्होंने सार्वजनिक नाम और सबसे बड़ी बात कि देखो अभी राजस्थान में क्या हुआ था। राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे थे जिन्होंने नकल की थी, उनके नाम जो अखबार में आ गए, एकदम बड़ी बड़ी फोटो में लगा के। और ऐसे में जो है हमको पता चल जाता है कि यार इस बंदे ने नकल की, वाह। लेकिन अखबार में तो देने ही है, इसके साथ साथ वेबसाइट में, जो आयोग की वेबसाइट होंगी, वहां पर उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका जो भी और डिटेल है, एड्रेस, वो भी वहां पर होना चाहिए।
क्योंकि अगर मान लीजिए भविष्य में रिजल्ट आते तो हम चेक कर पाएंगे कि भैया इसका है। तो आप सबको एकजुटता के साथ रहना है और आगे हम लड़ाई लड़ेंगे, इससे बड़ी लड़ाई होने वाली है, आप सबको साथ रहना है। तो फिलहाल मेरे साथ बोलो दोस्तों कि बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जो शक्ति है, ये जो जुनून है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना भी है अगर आइंदा हमारे साथ ऐसे किया गया। और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती हमारे पास तथ्य है, साक्ष्य है, वो हम कल देने जा रहे हैं। और अगर ये नहीं करते उसकी जांच तो युवा जो है सड़कों में उतरेगा, देहरादून जाम करा देगा। हो जाए राम कंडवाल, बॉबी पवार, जितने भी हम बेरोजगार संघ के साथी और आप सब जो इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो सब साथ होंगे। चाहे देहरादून को जाम कराना पड़े, चाहे हरिद्वार से इधर पूरी रोड जाम करानी पड़े, हम कराएंगे। लेकिन इस परीक्षा को आपने कैसे छोड़ दिया उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को, इसको जो है हम दोबारा करा कर ही रहेंगे। और ये मैं आपसे प्रण ले रहा हूँ, आज यहाँ पर आपके सामने हम कह रहे हैं, बस आपका हमें साथ चाहिए दोस्तों। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई सुनो सुनो यार, सुनो जोर से बोलो। बड़े भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जोर से बोलो। मैं आपको भाई सुन लो यार, बोलो आप जोर से। मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड के ग्रुप सी और पीसीएस के पेपरों से ज़्यादा मतलब मैं रखता हूँ। पर मेरा एक पेपर था जो कि मुख्य पुलिस संचार का था और उसका रिजल्ट भी आने वाला है भाई सुन। पर मुझे खेद है कि मेरे साथ वाले भाई बहन जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, कब तक वो रैलियां करेंगे, कब तक यहाँ पे ऐसे बैठेंगे? जब अगर आपके पास नकल विरोधी कानून है ही नहीं तो क्या करेंगे? आज तो पहले पेपर हुआ, उसके बाद वो पेपर लीक हो गया, उसके बाद फिर से लोगों ने रैलियां चलाई, फिर से दूसरा पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, कब तक इकट्ठे होंगे? जब तक आपके पास नकल सख्त विरोधी कानून है ही नहीं, जिसमें सरकार का और हमारे हम सभी का ये लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों के भी डर पैदा करें, ताकि देखो ये जो करप्शन है ये केवल एक आदमी का करप्शन नहीं है, इस करप्शन में उस विद्यार्थी का पूरा परिवार शामिल है। क्योंकि एक आदमी है तो रुपए कहाँ से लाएगा? 15 लाख रुपए देना है या 20 लाख रुपए देना है, वो कहाँ से रुपए लाएगा? उसका परिवार उसके साथ सम्मिलित है। और इसलिए जो सजा है केवल उस विद्यार्थी को नहीं, या बल्कि वो अफसर जो उसमें करप्ट है उसको नहीं, सबको मिलने चाहिए। इसके लिए मैंने अध्यक्ष महोदय को अपना ज्ञापन भेजा था, ज्ञापन लिखा था, उसमें नकल विरोधी कानून को लेकर भाई सुन लो यार, बोलो। मैं नकल विरोधी कानून को लेकर मैंने 3-4 मुख्य बिंदु लिखे थे। उसमें पहला बिंदु था कि जो व्यक्ति नकल करता है, मतलब जो अपने को उस भर्ती में पास करवाने के लिए रुपए दे रहा है, उसको उस पर आप केस चलाइए, उसको या तो आजीवन कारावास दीजिए या फिर उसको फांसी तक की सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही उसके परिवार वालों को या तो उनकी नागरिकता ले लो, क्योंकि तभी तो डर पैदा होगा। अगर डर ही पैदा नहीं है तो क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि अगली बार पेपर होगा, वो पेपर भी लीक हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? ऐसे ही घूमते रहेंगे क्या रैलियों और उससे बड़ा घर में काम कर लो, नहीं तो क्या करेंगे? ऐसे यहाँ पे ठीक बात है कि जो अफसर इसमें लिप्त हो रहा है उस अफसरों को आप एक उसकी संपत्ति पूरी जब्त करके उसमें आजीवन कारावास डालिए या फांसी दीजिए, साफ बात है। नहीं तो इसके कुछ नहीं होने वाला है। उत्तराखंड में आप ऐसे ही आएंगे, हमेशा इकट्ठे होंगे, रैलियां होंगी और उसके बाद पेपर देने जाएंगे, वो पेपर भी कैंसिल, उसके बाद जाओ, तो यही होना है। ठीक है, बोलने में इधर आ जाओ भाई, सुन लो यार, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, सुन लो। पड़ेंगे ना बेरोजगार संघ के जो है, अरे आप यहाँ पे बैठ जाओ, यहीं पे तो आप यहीं भैया आगे भी तो जानी चाहिए।
यहीं बुलाओ उनको, इधर ही बुला दो उनको इधर ही बुलाओ, यहीं बुलाओ हाँ, इधर ही आ जाओ भैया, इधर ही आ जाओ, इधर ही। सबसे बड़ी समस्या है सर ना कि अप्रोच बेस्ड समस्या था, ठीक है। और देखिए सर, एक वैकेंसी जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है, हालांकि जो है बेरोजगार संघ ने पहले उठाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है भर्ती हो रही है, पिछले 1 साल पहले विज्ञापन निकल चुका है। समस्या ये है कि चयन प्रक्रिया जो है इस प्रकार की रखी गई है कि यहाँ का जो है पहाड़ का कोई भी बच्चा उसमें अंदर नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है ना। ये राज्य हम लोगों ने बनाया क्यों था? सबसे बड़ी बात स्कूली शिक्षा में चली जाए या उच्च शिक्षा में चली जाए, उत्तराखंड सबसे पीछे खड़ा है पूरे देश भर की रैंकिंग में, स्कूल एजुकेशन में। उसके ऊपर जो है हम लोगों का अगर जो है यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती को जो है डायरेक्ट करवा देंगे और इंटरव्यू पे, तो किस आधार पे जो है मतलब फिर सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, जबकि इतना करप्शन पहले ही चला हुआ है। बेरोजगार संघ के माध्यम से जो है ये प्रार्थना है कि आप लोग जो है इस मुद्दे को अपने उसमें शामिल करें, और इस दुर्गम प्रदेश में जब हमें स्पेशल राज्य का दर्जा है सर, सबसे बड़ी बात है सर, जब हमको जो है दुर्गम परिस्थितियों पे विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है उत्तराखंड को, तो हमारे राज्य के छात्रों के अनुसार जो है चयन प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती? यह सबसे बड़ी बात है सर, ये है ना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और जो है बेरोजगार संघ से जो है प्रार्थना करता हूँ कि जो है इस मुद्दे को अपनी मांगों के साथ जो है शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू कर दो यार, थोड़ी देर ना, एक बार इनको निपटने दो भाई को, उसके बाद हम फिर रख लेते हैं, फिर निष्कर्ष निकाल के अगर जो चीजें आएंगी और रखेंगे, उसके बाद अगर नहीं मानते तो आंदोलन तो करना पड़ेगा। और